हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने बात करा था, पूरा वोल्टेज रेगुलेशन का मेथड देखा था, सिंक्रोनस इम्पीडेंस की भी हम लोगों ने बात की थी और एक एक कंसेप्ट मैंने आपको डिस्कस किया था। इस क्लास में मैं आपसे बात करूंगी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि देखिए अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एक आध देखने को मिल सकता है। और अगर आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं तो प्री के लिए देखिए छोटा सा न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है इस टॉपिक से, बेस्ड ऑन सिंक्रोनस इम्पीडेंस, या फिर आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने हर एक मेथड में डिस्कस किया था किस टाइप का कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, वो आप जरूर अच्छे से देखिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आइए पहले सबसे पहले आप क्या करिए, आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन नोट डाउन करिए, प्रॉपर सॉल्यूशन लिखिए, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या आपको कैलकुलेट करना है, उसके बाद आप कैलकुलेशन पार्ट पे आइए। क्योंकि मेंस में अगर आप सिर्फ आंसर निकालने पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपका टाइम बचेगा, लेकिन क्या होगा, आपको स्टेप मार्किंग ढंग से नहीं मिलेगा, क्योंकि गिवन डेटा आप नहीं लिखे हैं, सिर्फ आप आंसर लाने पे हैं, तो ऐसे नहीं होता है, आपको एक एक पॉइंट उसमें शो करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला देखिए, यहाँ पर अभी मैंने दो क्वेश्चन लिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करिए और एक बार ट्राई करिए सॉल्व करने का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हम लोग जो गिवन डेटा है उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम सोल्यूशन पार्ट पे आएंगे, क्या फॉर्मूला यूज है वो सब मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूँगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ 2200 वोल्ट 50 हर्ट्ज 440 kVA single phase alternator is 0.5 ohm on short circuit field current on short circuit field current of 40 ampere gives the full load current of 200 ampere. The EMF on the open circuit with the same excitation is 1160 volt. Calculate the synchronous impedance and reactance. तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पहले आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से खुद से रीड करके खुद से बनाने की कोशिश करिए, उसके बाद यहाँ पर मैं सोल्यूशन ज़रूर दूंगी आप लोगों को, बट मैं चाहती हूँ कि एक बार आप खुद ट्राई करें। तो यहाँ पर डेटा मैं नोट कर लेती हूँ। देखिए, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जैसा कि मैंने बात किया था इफेक्टिव रेजिस्टेंस का, वो इस क्वेश्चन में कितना दिया है, 0.5 ओम दिया हुआ है, ठीक है, देख लीजिए। 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो देखिए आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो जनरली हमारा फोकस रहता है 50 हर्ट्ज पे। तो कई क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि आपको 60 हर्ट्ज दिया रहा, 25 हर्ट्ज दिया रहा या फिर 40 हर्ट्ज दिया रहा। तो ऐसा नहीं है कि फिक्स है यहाँ पर क्वेश्चन में। इंडिया का हम लोगों का जनरली 50 हर्ट्ज लेते हैं, बट अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने दे रहा है तो वो कुछ भी दे सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सिंगल फेज ऑल्टरनेटर है, देख लीजिए, ऑन शॉर्ट सर्किट फील्ड करंट ऑफ 40 एम्पियर, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को फील्ड करंट की वैल्यू 40 एम्पियर दी है, गिव्स द फुल लोड करंट ऑफ 200 एम्पियर, ठीक है। द ईएमएफ ऑन द ओपन सर्किट विद द सेम एक्साइटेशन, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये पॉइंट अगर आप समझ गए हैं तब आप क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है, सेम एक्साइटेशन पे। कैलकुलेट द सिंक्रोनस इम्पीडेंस एंड रिएक्टेंस। आइए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट गिवन डेटा क्या दिया है ये नोट डाउन कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 0.5 ohm. This is the first data which is given. The second data is field current equal to 40 ampere. देख लीजिए, full load current of on short circuit field current of 40 ampere gives the full load current of। तो जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया था थ्योरी पार्ट में, हम लोगों को क्या लेना रहता है, एट द सेम फील्ड करंट शॉर्ट सर्किट करंट लेना पड़ता है और ओपन सर्किट वोल्टेज लेना पड़ता है। तो जब तक कि हम फील्ड करंट को इतना एडजस्ट करेंगे, रेज करेंगे, ताकि वहाँ से फुल लोड करंट ना फ्लो हो। यहाँ पर जो डेटा गिवन है वो आपको ISC की वैल्यू गिवन है, कितना दिया है, 200 एम्पियर दिया है, देख लीजिए। उसके बाद आपको क्या बोला है, द EMF ऑन ओपन सर्किट विद द सेम एक्साइटेशन इज 1160 वोल्ट। सेम एक्साइटेशन है, यानी कि ये भी हमारा किस पे दिया है, 40 एम्पियर पे दिया है, यानी IF
इज इक्वल टू 40 एम्पियर एट द टाइम VSC इज इक्वल टू 1160 वोल्ट। देखिए आप VSC ना लिख करके ESC भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ESC कंसिडर किया हुआ था। तो ये डेटा आप लोगों को पहले गिवन है। उसके बाद निकालना क्या है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस आपको कैलकुलेट करना है, और सेकंड आपको कैलकुलेट करना है रिएक्टेंस। तो देखिए यहाँ पर स्पेसिंग का मुझे प्रॉब्लम है, तो ये क्वेश्चन मैं अब रब कर रही हूँ। इसके बाद का पार्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगी अभी। तो डेटा गिवन में देख लीजिए, यहाँ पर हम लोगों को सिंगल फेज ऑल्टरनेटर गिवन है। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन में आपको ये देखना है सिंगल फेज ऑल्टरनेटर गिवन है या फिर 3 फेज ऑल्टरनेटर गिवन है, क्योंकि जब आप सिंगल फेज कंसिडर करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज, फेज करंट, लाइन करंट, कोई में भी रिलेशन हम लोगों को नहीं कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ सब सेम होता है। तो यहाँ पर मैं अगर नोट पॉइंट लिखना चाहूँ, नोट पॉइंट सिंगल में, अभी तो मैंने बताया कि सिंगल फेज ऑल्टरनेटर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में 3 फेज ऑल्टरनेटर गिवन है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम दिया रहता है आपके क्वेश्चन में, वहाँ पर आपको फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज अपॉन में √3 करना पड़ेगा। ये मैं बता रही हूँ स्टार के लिए। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, स्टार कनेक्शन में फेज करंट इक्वल टू लाइन करंट के बराबर होता है स्टार में। ये हो गया हमारा स्टार कनेक्शन का नोट पॉइंट नंबर 1। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपसे कहीं गलत ना हो जाए। नेक्स्ट, डेल्टा कनेक्शन के लिए भी हम लोग देख लेते हैं। दिस इज द नोट पॉइंट 1, दिस इज द नोट पॉइंट 2। VPH is equal to V line and second IPH is equal to I line upon में √3 in case of delta connection 3 phase alternator। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को सिंगल फेज का डेटा गिवन था, तो कभी भी आप लोगों को इसको फेज या फिर लाइन करने की जरूरत नहीं है। जो दिया है आप एज इट इज लिख दीजिए। नेक्स्ट, फॉर्मूला यूज्ड। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? जैसे कि हम जानते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको गिवन है, तो एक्सेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय ZS² माइनस RE²। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी हैव टू यूज। द सेकंड फॉर्मूला इज ZS, ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन में शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, एट द सेम फील्ड करंट, सेम IF। देख लीजिए, आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं है, सिर्फ जो डेटा गिवन है उसको ही मैं यूज़ कर रही हूँ। ZS अगर मैं यहाँ से निकालूंगी तो देख लीजिए ये हो जाएगा ESC अपॉन में ISC। सॉरी, ये ESC नहीं है, ये ओपन सर्किट वोल्टेज है, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था। ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट। देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को सेम फील्ड गिवन है, सेम फील्ड करंट पे गिवन है 40 एम्पियर 40 एम्पियर, तो यहाँ पर हम लोगों को सेम वैल्यू को लेना है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में ये 40 एम्पियर दिया रहता, ISC 200 दिया रहता, और अगर दूसरा फील्ड करंट यहाँ दिया रहता, तो हम लोगों को एक ही फील्ड करंट में उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ESC कितना है देखिए 1160 अपॉन में 200। देख लीजिए, अब ये गिवन डेटा तो पता ही है मुझे, तो इसे मैं रब कर दे रही हूँ। यहाँ से आपका सिंक्रोनस इम्पीडेंस आएगा, कट कर लीजिए, 116 डिवाइडेड बाई 20, तो आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 5.8 ओम। सो दिस इज द आंसर। देख लीजिए, दिस द आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट एक्सेस। अब कुछ नहीं है, कैलकुलेटर में आप वैल्यू रख दीजिए, ZS² माइनस RE², तो यहाँ पर आएगा 5.8 का स्क्वायर माइनस 0.5 में स्क्वायर। और ये सब क्वेश्चन आपको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करना है। मेंस में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ से एक्सेस आपको देखिए क्या मिलेगा, सॉल्व करके बताइए। इतनी वैल्यू आपकी समथिंग
आएगी किसकी, एक्सेस की, सिंक्रोनस रिएक्टेंस का। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है न्यूमेरिकल्स। थ्योरी क्वेश्चन इस टॉपिक से कम आता है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है। देख लीजिए, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ फॉर्मूला यूज़ किया है, ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट एट द सेम फील्ड करंट, EOC अपॉन में ISC इक्वल टू 1160 अपॉन 200. So I will get 5.8 as my synchronous impedance, and the second one is the synchronous reactance, which I got 5.778 ohm. So this is the final answer. आप लिख लीजिए, कहीं भी इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और आप लोगों को 3 फेज ऑल्टरनेटर का भी केस याद रखना है, क्योंकि अगर वहाँ पर आपने फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज को कंसिडर नहीं किया तो आपका क्वेश्चन कितना भी आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप कर लीजिए, आपका एट द एंड आंसर गलत आ जाएगा। और आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टार कनेक्शन का ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। जनरली डेल्टा बहुत कम पूछता है, स्टार में आप अच्छे से याद कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए हमारा सेकंड क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं। उससे पहले आप लोगों को क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और क्या पूछा है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन पार्ट लिख रही हूँ। देखिए, क्वेश्चन हो सकता है बड़ा देखने को मिल रहा होगा, स्पेसिंग का प्रॉब्लम था इसलिए ये इतना बड़ा है, लेकिन इतना छोटा सा क्वेश्चन है। सोल्यूशन इससे भी ज़्यादा ईजी है। पढ़िए, सेकेंड क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रहा है determine the regulation of a 2 kV single phase alternator delivering a current of 100 ampere at 0.8 power factor leading. टेस्ट रिजल्ट है हमारा, full load current of 100 ampere is produced on short circuit by a field excitation of 2.5 ampere and EMF of 500 volt is produced on open circuit by the same field current. Here the armature reaction is 0.8 ohm. तो ये सब डेटा गिवन है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ। गिवन डेटा, पहला क्या गिवन डेटा है, देखिए आप लोगों को गिवन है हमारा 2 kV रेगुलेशन ऑफ अ 2 kV सिंगल फेज। तो जब भी आप लोगों को अगर वैल्यू गिवन है तो हमेशा लाइन वोल्टेज की गिवन है, ये आपको फर्स्ट पॉइंट समझना है। क्योंकि यहाँ पर हमारा सिंगल फेज ऑल्टरनेटर है तो यहाँ कोई इशू नहीं होगा फेज और लाइन वोल्टेज का। बट अगर ये 3 फेज ऑल्टरनेटर होता तो वहाँ पर ये वैल्यू लाइन वोल्टेज की होती। स्टार कनेक्शन में हमारा क्या हो जाता, 2000 अपॉन में √3 करना पड़ता। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ V इज इक्वल टू 2000 वोल्ट्स। सिंगल फेज ऑल्टरनेटर delivering a current of IA is equal to 100 एम्पियर, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। पावर फैक्टर देखिए, यहाँ पर हम लोगों को पावर फैक्टर दिया है 0.8 लीडिंग। तो देखिए लीडिंग और लैगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ पावर फैक्टर बोलते हैं 0.8 0.9 तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता। डेफिनेटली यू हैव टू say like this 0.8 power factor leading or 0.8 power factor lagging. So that's why in this question it is given 0.8 power factor leading and the test result are the full load current of 100 ampere is produced on short circuit, यानी कि ये ISC की वैल्यू गिवन है 100 एम्पियर and the field current is 2.5 एम्पियर and EMF of 500 volt is produced, यानी कि OC is equal to on open circuit 500 volt and the last data which is given is the armature resistance is 0.8. That's all. These are the data which you have to use and calculate your answer. लिख लेते हैं हम लोग, अब कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिए। कैलकुलेशन पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले हम देखिए, आपको कंसिडर करना पड़ेगा ZS ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन में शॉर्ट सर्किट करंट। ये फॉर्मूला हमेशा देखिए सेम रहेगा। अगर लेकिन जब यहाँ 3 फेज का क्वेश्चन है स्टार कनेक्शन में तो यहाँ पर ओपन सर्किट वोल्टेज में आपको फेज की वैल्यू लेनी पड़ेगी एट सेम IF इज इक्वल टू
देखिए यहाँ हमारे क्वेश्चन में बोला है सेम फील्ड करंट पे ही गिवन है, यानी कि फील्ड करंट 2.5 एम्पियर पे ही दिया हुआ है आपका क्वेश्चन। तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 500 अपॉन में 100 इक्वल टू 5 ओम। ये हम लोगों ने पहला डेटा निकाल लिया, देख लीजिए। और आपका अगर प्री के लिए आप पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन में कैलकुलेट करने को बोलेगा, सिंक्रोनस इम्पीडेंस। ओके, नेक्स्ट एक्सेस हम निकाल लेते हैं। एक्सेस क्या होता है, ZS स्क्वायर माइनस RA स्क्वायर। यहाँ से आप कैलकुलेट करके मुझे बताइए कितना आएगा। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस RA कितना गिवन है आपको, देखिए 0.8। कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक ये 4.936 ओम आएगा, देख लीजिए। यहाँ तक अभी तक हम लोगों को इतना कैलकुलेशन पार्ट हम कर चुके हैं। अब आपको रेगुलेशन कैलकुलेट करने बोल रहा है, तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर रिमूव कर रही हूँ। 2000 गिवन है, IA गिवन है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देख लीजिए, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर जो जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। ZS मैंने कैलकुलेट किया, देख लीजिए 5 ओम, और XS मैंने कैलकुलेट किया 4.936। आई होप ये करेक्ट होगा। और RA हमारा गिवन है 0.8 ओम। क्योंकि रेगुलेशन कैलकुलेट करना है तो रेगुलेशन में हम लोगों को रेगुलेशन इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन में V इंटू 100 इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब V तो ऑलरेडी आपको पता है 2000 है, लेकिन E नहीं पता है। तो मैं एक फॉर्मूला आपको बताई थी E का, ज़रा याद करने की कोशिश करिए। ये हो जाएगा V cos फाई प्लस में IA RA होल स्क्वायर प्लस में V साइन फाई माइनस IA XS। अब आप सोच रहे होंगे मैंने माइनस क्यों लिया है। मैंने प्लस माइनस लिख पाया था, प्लस कहा था लैगिंग के लिए और माइनस कहा था लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। तो हियर इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग, सो वी हैव टू कंसिडर द नेगेटिव साइन एंड कैलकुलेट आवर आंसर। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब आपको सब चीज़ पता है, देखिए सब चीज़। RA पता है, IA 100 एम्पियर दिया हुआ है, cos फाई 0.8 पावर फैक्टर दिया हुआ है, साइन फाई 0.6 होता है। एक्सेस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब कुछ नहीं रखा है इस क्वेश्चन में, आपको पुट करना है 2000 इंटू 0.8 प्लस 100 इंटू 0.8 होल स्क्वायर प्लस 2000 इंटू 0.6 माइनस 100 इंटू 4.936 होल स्क्वायर। ये आप कैलकुलेट करके बताइए आपका E कितना आ रहा है। तो मेरा यहाँ पर जो E आ रहा है वो आ रहा है 1822 वोल्ट्स। देख लीजिए कैलकुलेट करके, कैलकुलेटर की हेल्प से। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये मेंस में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। परसेंटेज रेगुलेशन अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एट द एंड परसेंटेज रेगुलेशन इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू 100। तो यहाँ पर E हम लोगों ने कैलकुलेट किया 1822 माइनस 2000 अपॉन में 2000 इंटू 100। कैलकुलेट करके बताइए कितना परसेंट आ रहा है वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन देखिए हमारा यहाँ पर आ रहा है -8.9%। तो ये हमारा है फाइनल आंसर। क्योंकि लीडिंग दिया था इसीलिए हम लोगों ने माइनस कंसिडर किया है। और मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस की थी, जब मैंने डिस्कस किया था ये वोल्टेज रेगुलेशन कर्व जो कुछ इस टाइप से था, ये वाला पोर्शन हमारा होता था लैगिंग और ये वाला पोर्शन होता था हमारा लीडिंग। तो लीडिंग के केस में मैंने ये बताया था ज़ीरो पावर फैक्टर हो, ज़ीरो वोल्टेज रेगुलेशन भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। किसके केस में? लीडिंग के केस में। लेकिन जब आप लैगिंग पावर फैक्टर पढ़ेंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा पॉजिटिव साइड में होगा अकॉर्डिंग टू दिस कर्व।
तो यहाँ पर आपका आंसर देखिए आ रहा है -8.9%, विच इज़ अवर फाइनल आंसर। तो यहाँ पर आंसर निकालना देखिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को कंसेप्ट समझना इम्पॉर्टेंट है, फॉर्मूला समझना इम्पॉर्टेंट है। ये अगर आप फॉर्मूला नहीं याद रखते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ फॉर्मूले पे ध्यान रखिए और इसका कंसेप्ट को आप समझिए। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, हम 2 क्वेश्चन और लेके देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स हम थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं। तो देखिए ये एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन है, चार ऑप्शन आप लोगों के सामने गिवन है, आप लोगों को बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके डेफिनेटली प्री में पूछा जाता है, मेंस में तो इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, और अगर पूछना होगा तो सिर्फ 5 मार्क्स में जनरली पूछा जाता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए द शॉर्ट सर्किट एट 1500 RPM इज 10 एम्पियर, द शॉर्ट सर्किट करंट एट 1200 RPM विद द सेम एक्साइटेशन इज। यानी कि पहले के केस में हमारा स्पीड दिया है 1500 RPM, सेकेंड केस में हमारा स्पीड दिया है 1200 RPM, और पहले केस में हमारा करंट दिया है 10 एम्पियर। सेकेंड केस में हम लोगों को करंट निकालने बोल रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि विद द सेम एक्साइटेशन। इतना आप लोग समझ गए, इजी है बहुत ही, देख लीजिए। अगर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पार्ट में जाऊं, मैं यहाँ पर, तो हम लोगों को स्पीड दिया है 1500 RPM, सेकेंड स्पीड दिया है देखिए 1200 RPM, करंट हम लोगों को गिवन है कौन सा, शॉर्ट सर्किट करंट 1 गिवन है 10 एम्पियर, और आप लोगों को पूछ रहे हैं शॉर्ट सर्किट करंट 2 निकालने के लिए, कब, एट द सेम एक्साइटेशन, एट सेम एक्साइटेशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन में एक्सेस, यही बोल सकते हैं। सिंपल ओम्स लॉ है, वोल्टेज अपॉन में रिएक्टेंस लेना है हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पर आपको एक्सेस कंसिडर करना पड़ेगा। अब आप जानते हैं ईएमएफ इक्वेशन से E इज इक्वल टू 4.44 F⁵ N kpkd। तो यहाँ पर kpkd आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप लोगों को ये पता चल रहा है ईएमएफ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, और हम ये कह सकते हैं F इज इक्वल टू 120 F/P। तो हम ये बोलते हैं फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक है, तो यहाँ से मैं स्पीड का रिलेशन देखिए लगा सकती हूँ, यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ K1 टाइम्स N। ठीक है, और अब आप लोगों को रिएक्टेंस देखिए पता होगा, रिएक्टेंस अगर मैं बोलूँ X इज इक्वल टू 2πf इंटू L होता है, रिएक्टेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, K1 अपॉन में K2 N हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा टर्म क्या है, ये हमारा है कांस्टेंट आ रहा है आप लोगों का, यानी कि करंट हमारा क्या होगा, कहीं भी एक्साइटेशन देखिए यहाँ पर हम लोगों को इफेक्ट नहीं कर रहा है, सेम एक्साइटेशन पे 10 एम्पियर ही हमारा आंसर रहने वाला है। तो विद द सेम एक्साइटेशन आप लोगों का आंसर अगर 10 एम्पियर था 1500 RPM पे, तो 1200 RPM पे डेफिनेटली 10 एम्पियर ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए। इसका आंसर यहाँ पर एक्चुअली होना था 10 एम्पियर, तो सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, इक्वल टू 10 एम्पियर, नो चेंजेस एट ऑल। तो सी चेन्नई इज द राइट आंसर। सो आंसर 3 हमारा ऐसा सॉल्व हुआ। ठीक है, देख लीजिए अच्छे तरीके से, कुछ नहीं है, सिर्फ एक्साइटेशन आप लोगों को देखिए सेम एक्साइटेशन है, कहीं भी आप लोगों को ये कांस्टेंट हमेशा दिखाई दे रहा है। K1N अपॉन K2N हो गया सॉल्व। ये हमारा कांस्टेंट 10 एम्पियर का 10 एम्पियर रहा। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को सेम एक्साइटेशन हम बोल दे रहे हैं, देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, ये मैं चीज़ रब कर ले रही हूँ। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर सा दिखाई दे रहा है आपको थर्ड क्वेश्चन के जैसा, लेकिन ये मैंने अगल बगल लिया है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैंने डिफरेंस कहाँ पर कंसिडर किया है थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में।
तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा देखिए कह रहा है द शॉर्ट सर्किट करंट एट 1500 आरपीएम इज 10 एम्पियर, द शॉर्ट सर्किट करंट एट 1200 आरपीएम विथ 200% एक्साइटेशन इज, कितना होगा। तो एक बार मुझे ये बताइए, आप जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे तो उस केस में हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, ठीक है। अगर वो आप चीज़ नहीं जानते हैं तो ये देख लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, स्टेटर साइड में, सॉरी स्टेटर 3 फेस है, तो ये हमने क्या किया, ये 3 फेस है हमारा आर्मेचर का, एक में हम क्या कर दिए, एमीटर अपना लगा देते थे और तीनों फेस को हमने शॉर्ट सर्किट किया था स्टेटर साइड में और आर्मेचर को। तो ये हमारा स्टेटर सर्किट था। क्योंकि ये 3 फेस बैलेंस सिस्टम है तो तीनों का करंट सेम होगा। आप किसी भी एक फेस में एमीटर लगा के आप मेजर कर सकते हैं करंट। ये हो जाएगा रोटर साइड का, सॉरी स्टेटर साइड का। रोटर साइड का हमारा फील्ड है, एमीटर हम लोगों ने लगा दिया है, और एक हम यहाँ पर यूज़ करते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट किस लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोगों को फील्ड को वेरी करना होता है। टिल कब तक वेरी करना होता है, जब तक फुल लोड करंट अच्छी तरीके से फ्लो ना हो जाए, 120, 150 to 200% फ्लो ना हो जाए। तो ये हो जाएगा आपका, देख लीजिए डीसी सप्लाई, ये हमारा है रोटर सर्किट। तो इससे जो हम शॉर्ट सर्किट करंट वर्सेस द फील्ड करंट के बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, IF वर्सेस ISC, ये एक लीनियर था, कोई भी सैचुरेशन नहीं था, लीनियर रिलेशन है। जितना हमारा IF बढ़ेगा फील्ड उतना ही हमारा ISC बनेगा, तो हम ये कहेंगे कि लीनियर ग्राफ है ये, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन को मेरे को इतना समझाने का यही मकसद है कि आप कभी भी चीज़ें याद ना करें। अगर याद करेंगे तो भूल जाएंगे, थोड़ा सा भी क्वेश्चन आपको अगर इधर उधर घुमाया। तो यहाँ से मैं ये कहूँगी हमारा शॉर्ट सर्किट करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फील्ड करंट की। अब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, तो सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट ही है। सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर, ISC2 अपॉन में ISC1 इज इक्वल टू फील्ड करंट 2 अपॉन में फील्ड करंट 1, ठीक है। आप लोगों को देखिए ISC गिवन है, ISC1 गिवन है कितना, 10 एम्पियर। IF2 बोला हुआ है कि 200% एक्साइटेशन कर रहे हैं, यानी कि IF2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ IF1। 200% हुआ, ये हो जाएगा 2IF1 अपॉन में IF1। IF1 कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका आंसर आया ISC2 इज इक्वल टू 10 into 2 20 एम्पियर। So this is the final answer for this question. So here our option is option D, Delhi is the right answer, equal to 20 एम्पियर। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि बिना सॉल्व किए आप कैसे बता सकते हैं कि एक्साइटेशन बढ़ाने पे हमारा शॉर्ट सर्किट करंट क्या आएगा। ओके, ये मैंने पूरा डिस्कशन किया है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन का अगर कोई बच्चा नया हमसे जुड़ रहा है तो डेफिनेटली आपको पूरा समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या और कैसे सॉल्व किया है क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये मैं रब कर दे रही हूँ, ये पूरा हमारा सोल्यूशन पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अब हमारा ये हमारा क्वेश्चन 3 नहीं, ये क्वेश्चन हमारा 5 हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 5 हो जाएगा हमारा। इसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि मेंस और प्री दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ाती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है वो आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ भी है इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ, देख लीजिए, 5th का सॉल्यूशन पार्ट। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये 3 फेज ऑल्टरनेटर का केस है, और यहाँ पर अगर आप 3 फेज नहीं पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले सिंगल फेज लिया, फिर मैंने 3 फेज लिया। एक बार मैंने लिया था लीडिंग का केस, और यहाँ पर मैंने लिया है लैगिंग का केस, ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाए लैगिंग और लीडिंग का कंसेप्ट। तो आइए क्वेश्चन रीड करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, कैलकुलेट द फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन फॉर 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग of a 3300 volt 3 phase alternator has a full load current of 100 ampere on short circuit, a field current of 5 ampere produce a full load current, ठीक है, full load current।
फुल लोड करंट ऑफ बस full load current, then the EMF on open circuit for the same excitation is 900 volt, then the armature reaction is 0.8 per phase। तो ये हमारा कुछ डेटा गिवन है, पहले नोट डाउन कर लेते हैं। 3 फेज ऑल्टरनेटर गिवन है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हम लोगों का फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज अपॉन में √3, जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था। कुछ ना गिवन है तो ये आप समझ जाइएगा कि ये स्टार कनेक्शन गिवन है, क्योंकि अगर डेल्टा दिया रहता तो डेल्टा आप लोगों को लेना पड़ता है। कुछ नहीं गिवन है तो स्टार कनेक्टेड है। वैसे क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोगों को 3 फेज स्टार कनेक्टेड गिवन है। स्टार कनेक्शन के लिए हम लोग ने स्टार कनेक्शन V फेज इज इक्वल टू VL अपॉन में √3 एंड सेकेंड I फेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज। ये अगर आप ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं तो ये खुद में एक नया क्वेश्चन बन जाता है, पूछता है कई बार रिलेशन, और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं स्टार और डेल्टा से। तो मैं हमेशा स्टार का याद करके रखती हूँ, डेल्टा ऑटोमेटिकली मुझे याद हो जाता है। कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर VL आपको गिवन है 3300 वोल्ट्स। मुझे कैलकुलेट करके आप बताइए कि आपका आंसर कितना आ रहा है V फेज का। यहाँ से आएगा 3300 डिवाइडेड बाई √3। आई थिंक ये इतना समथिंग वोल्ट आ रहा है, 1905.2 वोल्ट्स। कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट ZS, क्योंकि आपके फॉर्मूले में XS यूज होने वाला है, उससे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ZS, और ये हम जानते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज बाय शॉर्ट सर्किट करंट एट सेम IF। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सेम IF गिवन है, सेम एक्साइटेशन, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लीजिए आप ओपन सर्किट वोल्टेज 900 वोल्ट्स। क्वेश्चन में देखिए ऑलरेडी बोला हुआ है वोल्ट पर फेज वैल्यू गिवन है आपको, और पर फेज हम लेते हैं, इसीलिए इसको अगेन आपको √3 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सुनिए अच्छे से, लेकिन अगर ये क्वेश्चन में वोल्ट्स पर फेज नहीं दिया रहता तब आप लोगों को 900 अपॉन में √3 करना मैंडेटरी होता इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन। तो यही सब जो डिफरेंस है उससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और गलत कैलकुलेट कर लेता है। 9 ओम, देख लीजिए ZS की वैल्यू हमारी आई 9 ओम, ठीक है। और यहाँ से आप फिर XS कैलकुलेट कर लीजिए अंडर रूट ऑफ ZS² माइनस RA², और आपके क्वेश्चन में RA गिवन है ऑलरेडी 0.8। तो मुझे कैलकुलेट करके बताइए यहाँ से XS की वैल्यू कितनी आई, और ये आएगी XS इज इक्वल टू 8.96 ओम। आप जब मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये इसको आपको अंडरलाइन करना है, इसको आपको अंडरलाइन करना है, और इसको आपको अंडरलाइन करना है, क्योंकि सामने वाले को समझ में आना चाहिए एग्जामिनर को कि आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। देख लीजिए, दिस इज द स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड दिस इज द स्टेप नंबर 3, ठीक है। स्टेप 1, 2, 3 तीन चीज़ हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन। देख लीजिए, नेक्स्ट हमारा स्टेप नंबर 4 है ये। तो यहां से हम जानते हैं E इज इक्वल टू √V cos phi प्लस IA RA होल स्क्वायर प्लस V sin phi प्लस IA XS होल स्क्वायर। इतना आ रहा है, देख लीजिए ये फॉर्मूला। प्लस मैंने यहाँ कंसिडर किया है किस लिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में लैग गिवन है। कैलकुलेट करते हैं E इज इक्वल टू √V हमारा क्या है, फेस वैल्यू। हमेशा हम फेस वैल्यू कंसिडर करते हैं, और EMF इक्वेशन में भी जब हम देखते थे तो फेस वैल्यू ही कंसिडर करते थे। वैल्यू पुट कर दीजिए, V की जगह VPH आ जाएगा। 1905.2 इंटू कॉस फाई इज 0.8। देख लीजिए
करंट हमारा IA 100 दिया था, 0.8 होल स्क्वायर प्लस में आप लोग चेक करते जाइए करेक्ट है कि नहीं, 1905.2 इंटू 0.6 प्लस में कितना है 100 इंटू एक्सेस हमने कितना निकाला है 8.96 का होल स्क्वायर। तो ये पूरा आप लोगों को कैलकुलेट करके बताना है E की वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहाँ पर आप लोगों की E की वैल्यू आएगी 1294.2 वोल्ट्स। ये चीज़ आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। 2594 ये आएगा 2594.2, ठीक है, इतना है 2594.2। हो सकता है स्लाइड मिस्टेक हो सकती है, तो ये आप चेक करके मुझे बताइएगा। और अब कुछ नहीं रहा, वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन में V इंटू 100, जो कि आप रखिए 2594.2 माइनस क्योंकि आप फेस वैल्यू लिए हैं तो फेस वैल्यू ही कंसिडर करनी पड़ेगी यहाँ पर भी, इंटू 100। वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करके आप बताइए कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये आएगा 36.1% समथिंग आएगा। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आंसर निकालना तो बहुत इजी था, लेकिन किस तरीके से आप पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, वो इम्पोर्टेंट था। उसके साथ जब अभी आपने लीडिंग वाला पावर फैक्टर का क्वेश्चन देखा था, वहाँ पर हम लोगों का आंसर आ रहा था -8.9% निगेटिव साइन के साथ, क्योंकि लीडिंग था। तो मैंने डिस्कस किया था लीडिंग पावर फैक्टर में वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप लैगिंग ले रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव होता है। और देखिए यहाँ पर लैगिंग में हमारा क्या आ रहा है 36.17% फाइनल आंसर आ रहा है पॉजिटिव में। तो ये सब क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तब आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि नेगेटिव क्यों आया, पॉजिटिव क्यों आया, और हम लोगों को जीरो वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। तो इतना पार्ट देख लीजिए, आपका पूरा न्यूमेरिकल्स हो गया। बाद में हम और भी MCQs क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर पढ़ के चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएगी। प्री में तो आप कर ही सकते हैं अच्छे तरीके से, मेंस स्कोरिंग होता है उसमें अब वो रैंक डिसाइडिंग फैक्टर है, तो आपको मेंस पे और अच्छे से फोकस करना है, ठीक है फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे टू रिएक्शन थ्योरी ऑफ सेलिएंट पोल ऑल्टरनेटर, सेकंड हम बात करेंगे फेजर डायग्राम, और थर्ड हम बात करेंगे स्लिप टेस्ट टू डिटरमाइन XD एंड XQ। तो फ्रेंड्स पिछले क्लास में मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था और MCQs क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा था, लेकिन अभी तक जो हम सिंक्रोनस इम्पीडेंस और सिंक्रोनस रिएक्टेंस पढ़ रहे थे वो था पूरा कंसेप्ट सिलेंड्रिकल रोटर ऑल्टरनेटर का। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेलिएंट पोल। तो नाम से ही देखिए समझ में आ रहा है टू रिएक्टेंस थ्योरी। तो यहाँ पर हम दो रिएक्टेंस की बात करेंगे। इससे पहले मैं एक बार आप लोगों को डिफरेंस बताना चाहूंगी सिलेंड्रिकल का और सेलिएंट पोल रोटर का, उससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि टू रिएक्टेंस थ्योरी कहाँ से आया है, ठीक है। तो देखिए जब मैं आपसे डिस्कस कर रही थी सिलेंड्रिकल रोटर के बारे में, तो वहां पर मैंने ये कहा था सिलेंड्रिकल रोटर का केस हमारा ऐसा होता है जहां पर यूनिफॉर्म एयर गैप होता है, यूनिफॉर्म एयर गैप, ठीक है। यूनिफॉर्म एयर गैप होता है किसके केस में, हमारे सिलेंड्रिकल रोटर के केस में यूनिफॉर्म एयर गैप होता है। दिस इज आवर सिलेंड्रिकल रोटर, ठीक है। और ये सिलेंड्रिकल रोटर हम यूज करते हैं जहां पर भी हमें हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि टर्बो अल्टरनेटर के केस में ये हम इस टाइप का रोटर लगाते हैं, और स्टीम और थर्मल पावर प्लांट में जो अल्टरनेटर लगे रहते हैं उसमें भी इस टाइप का रोटर यूज होता है, और इवन न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी इस टाइप का हमारा रोटर यूज होता है। यानी कि ये हाई स्पीड अल्टरनेटर होता है, ठीक है, हाई स्पीड रोटर या फिर हाई स्पीड अल्टरनेटर। तो अगर आपने कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर अच्छे से देखिए, तब वहां पर आपको बेसिक डिफरेंस पता चलेगा सिलेंड्रिकल रोटर और सेलिएंट पोल रोटर में। यहाँ पर हमारा देखिए जो रोटर होता था वो कुछ इस टाइप से होता था, ठीक है, देख लीजिए, और डायग्राम मैंने और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया आपको।
तो ये बस आपको समझना है कि ये वाला पोर्शन पूरा यूनिफॉर्म एयर गैप होता है, जितना ठीक है, देख लीजिए, आप लोग भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये हमारा रोटर ऐसा होता है जहां पर हमारा ये गैप है ये पूरा यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म एयर गैप, ठीक है। कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होता था। हम लोग देखे थे यूनिफॉर्म एयर गैप रहता है, कहीं भी हम लोगों का एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा रिएक्टेंस भी क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, कहीं भी रिएक्टेंस चेंज नहीं होता है। अगर हमारा सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्सेस था, सिंक्रोनस रिएक्टेंस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम आर्मेचर रेजिस्टेंस 0 होता है, इसीलिए हम लोग कंसिडर करते हैं एक्सेस के बारे में, ठीक है। और एक ही हमारा एक्सिस होता था, हम लोग फील्ड एक्सिस बोलते थे, डी एक्सिस, यहाँ पर हमारा डायरेक्ट एक्सिस, एक ही एक्सिस होता था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिकली एक्सिस की बात नहीं किए थे क्योंकि हम लोगों को एक ही एक्सिस होता है, डी एक्सिस रिक्वायरमेंट नहीं थी। और यहाँ पर हम लोगों का रिएक्टेंस जो था, अभी तक हम पढ़ रहे थे एक्सेस इज इक्वल टू वही हमारा एक्स डी था, ठीक है। और ये किसके बराबर था, देखिए ये हमारा आर्मेचर रिएक्शन का रिएक्टेंस और लीकेज का, यही था, यही यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर कोई भी सवाल पैदा नहीं होता कि दो रिएक्टेंस आए, हमेशा यूनिफॉर्म रिएक्टेंस आता है, एक ही रिएक्टेंस एग्जिस्ट करता है आपके इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल रोटर, और वो होता है हमारा एक्स डी होता है, एक्सेस उसी को कहते हैं। दो कंपोनेंट को मिल करके बनाया गया था, वो फर्स्ट एक्स ए जो रिएक्टेंस ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन एंड सेकेंड लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट देख लीजिए सिलेंड्रिकल रोटर का होता था, ठीक है। अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था सेलिएंट पोल रोटर का, ठीक है, सेलिएंट पोल रोटर का, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिकली सेलिएंट पोल रोटर के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट टाइम मैं 2 पोल सेलिएंट पोल रोटर बनाऊंगी एंड सेकेंड टाइम मैं 4 पोल बनाऊंगी, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। बाहर वाला पोर्शन हमारा स्टेटर है, तो मैं अभी स्टेटर को ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं रोटर को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो हमारा कुछ इस तरीके का देखिए कंस्ट्रक्शन हुआ करता था, कुछ इस तरीके का हमारा फील्ड होता था, फील्ड पोल्स, ये रोटर थे और इस रोटर में ही हमारा क्या होता था, वाइंडिंग होता था, डीसी सप्लाई होती थी, ठीक है। तो ऑपरेशन के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं देखिए कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रही हूँ। देखिए ठीक है, ये हमारा होता है सेलिएंट पोल रोटर, सेलिएंट पोल रोटर होता है, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है कि ये देखिए ये फील्ड का पोल्स है, यहाँ पर स्पेसिंग क्या है, कम है, मिनिमम एयर गैप है, यहाँ पर देखिए मिनिमम एयर गैप, मिनिमम एयर गैप है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हम लोग को मैक्सिमम एयर गैप आपको दिखाई देगा, मैक्सिमम एयर गैप। इतनी बात समझ में आई। पोल्स हम मेंशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ पोल एंड दिस इज आवर साउथ पोल, क्योंकि अगर नॉर्थ पोल है तो हमारा साउथ पोल भी एग्जिस्ट करेगा, मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता इन केस ऑफ अ मैग्नेट, जैसा कि हम लोगों ने प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था, ठीक है। और देखिए ये मैंने रीज़न भी बताया था कि यहाँ से हम लोग कम लेकर के यहाँ पर चैम्परिंग क्यों की जाती है, वो सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आप लोगों से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक सीक्वेंस में चल रहा है लेक्चर, उसे देखिए, नोट्स बनाइए। उसके अलावा मैं गारंटी लेती हूँ कि कहीं भी आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेंस के लिए कुछ क्वेश्चन और आपको अटेम्प्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए जहाँ पर भी मैक्सिमम फ्लक्स कट होता है, देखिए अलोंग द फील्ड पोल्स है, ये अलोंग फील्ड पोल्स, इसे हम बोलते हैं डी एक्सिस और डायरेक्ट एक्सिस। तो ये चीज़ मैं देखिए अब रब कर दे रही हूँ, सिलेंड्रिकल रोटर मैंने एक्सप्लेन किया है,
ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर मिनिमम एयर गैप है और हमारा ये फील्ड पोल्स है, यहाँ डायरेक्ट कटिंग इफेक्ट आएगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सिस या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डी एक्सिस। तो हम ये बोलेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ थोड़ा सा थ्योरी लिख देती हूँ, उसके बाद और चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट है हमारा टू रिएक्टेंसेस विल कम इनटू पिक्चर। ठीक है, और कौन कौन से रिएक्टेंस होंगे ये हम देखेंगे। अभी मैंने बताया कि डायरेक्ट एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम एयर गैप होता है, और वहां पर हम लोगों ने देखा था मैक्सिमम ईएमएफ अलोंग डी एक्सिस प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपका आएगा मिनिमम एयर गैप कहाँ पर होता है, हमारा डी एक्सिस के अराउंड होता है, जिसे हम फील्ड पोल एक्सिस बोलते हैं। सेकेंड, मैक्सिमम एयर गैप अलोंग क्यू एक्सिस, इसे हम बोलते हैं क्यू एक्सिस, या जो इंटरपोलर रीजन में होता है, इंटरपोलर रीजन, उसको हम बोलते हैं देखिए क्यू एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस बोलते हैं इसको। और ये हमेशा हमारा क्या होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल में होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखे थे 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल में होता है, सॉरी 180 नहीं होता। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि हमारा इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल क्या होता है, तो देखिए जैसा कि हम लोगों ने देखा था टू पोल्स में हमारा मैकेनिकल एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री मैकेनिकल, यहाँ से 180 डिग्री, यहाँ से 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। अगर टू पोल है तो रिलेशन देखिए थीटा ई इज इक्वल टू P/2 थीटा एम। थीटा ई इज इक्वल टू पी कितना है, देखिए टू पोल मशीन है तो उसके केस में थीटा एम के बराबर आएगा। ठीक है, एम के बराबर आएगा, तो ये वाला भी पोर्शन हमारा हो जाएगा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, और इसका आधा क्या हो जाएगा 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पर हमारा बनेगा क्यू एक्सिस, जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस। 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल में रखा जाता है हमारा क्वाड्रेचर एक्सिस को, जहाँ पर देखिए अभी मैक्सिमम एयर गैप दिखाई दे रहा है, डी एक्सिस के अलोंग आपको मिनिमम एयर गैप दिखाई दे रहा है। तो जैसा हम जानते हैं यहाँ पर रिएक्टेंस हमारा क्या हो जाएगा और हमारा रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए बदल जाएगा। वहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा कुछ रिएक्टेंस होगा, यहाँ पर हमारा कुछ रिएक्टेंस होगा। तो जो डी एक्सिस के अलोंग आता है उसे हम बोलते हैं एक्स डी, और क्यू अलोंग के एक्सिस आता है उसे हम बोलते हैं एक्स क्यू। इसीलिए इसका नाम है हमारा टू रिएक्टेंसेस थ्योरी, जिसे साइंटिस्ट एंड्रयू ब्लॉन्डल ने दिया था, नाम है साइंटिस्ट का, और इसे ब्लॉन्डल्स थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लॉन्डल्स थ्योरी भी कहा जाता है। दो रिएक्टेंसेस एक्स डी एंड एक्सिस एक्स क्यू आएगा, इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंसेस। डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस, और इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंसेस। ठीक है, इतना समझ में आया। और मिनिमम एयर गैप अलोंग डी एक्सिस होता है, मैक्सिमम एयर गैप अलोंग क्यू एक्सिस होता है। और उसके बाद देखिए मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग इफेक्ट हमारा आता है डी एक्सिस में, क्योंकि हमारे पूरे फील्ड पोल्स है वहाँ पर। तो जितना ज़्यादा पोल्स देखिए चैम्फर्ड है बहुत अच्छे तरीके से, वहाँ पर हमारा मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग इफेक्ट आएगा। और जैसा कि आप जानते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकेंड लॉ बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। तो जितना ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा EMF उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम ये बोलेंगे मैक्सिमम EMF अलोंग डी एक्सिस, ठीक है, और मिनिमम EMF अलोंग क्यू एक्सिस, जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस। 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल में रखा जाता है हमारा। ठीक है, और पोल पिच मैंने एक्सप्लेन किया था, देखिए एडजेसेंट के बीच का डिस्टेंस को हम बोलते हैं पोल पिच, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो होता है हमारा 1 पोल पिच।
जिसे हम बोलते हैं 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, ठीक है। तो ये समझ में आया कि क्यों हम लोगों का दो रिएक्टेंस यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि एयर गैप हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। और डेफिनेटली अगर नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप आएगा तो डी एक्सिस के अराउंड जो रिएक्टेंस आएगा वो डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू क्यू एक्सिस। सेम नहीं होगा क्योंकि एयर गैप सेम नहीं है। एयर गैप सेम नहीं है तो हमारा रिएक्टेंस सेम नहीं होगा, ठीक है। देख लीजिए कैसे, रिलक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू, रिलक्टेंस हमेशा प्रोपोर्शनल होता है, रिलक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एयर गैप। एंड हम लोगों को पता है जितना ज़्यादा एयर गैप होगा उतना रिलक्टेंस ज़्यादा होगा और उतना ही हमारा फ्लक्स सेटअप कम होगा, क्योंकि एमएमएफ इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन में रिलक्टेंस होता है, ठीक है। फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन में रिलक्टेंस। आई थिंक मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया था, लेकिन ये होता है एक्चुअली फाई इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन में रिलक्टेंस। तो जितना ज़्यादा रिलक्टेंस होगा उतना हमारा फ्लक्स कम होगा। और देख लीजिए दोनों में ही हमारा एयर गैप क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो डेफिनेटली दोनों का रिएक्टेंसेस अलग होगा यहाँ पर हमारा। तो देखिए ये हमारा 2 पोल का केस था। अब इसी को मैं थोड़ा सा 4 पोल में एक्सटेंड करना चाह रही हूँ, क्योंकि 4 पोल में आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अभी डी एक्सिस और क्यू एक्सिस क्या होता है, ठीक है। तो थ्योरी भी देख लीजिए कौन कौन सा रिएक्टेंसेस आ रहा है, कौन कौन सा ड्रॉप आप लोगों को दिखाई देगा। ये देखिए ये हमारा हो गया स्टेटर और ये हम 4 पोल मशीन बना रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा रोटर। देख लीजिए ये 4 पोल हो गया, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ में ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, दिस इज आवर साउथ, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। क्योंकि हमारा देखिए फील्ड पोल्स एक्सिस है, इसे तो हम ये बोलते हैं कि ये हमारा डी एक्सिस होगा, ये हो जाएगा डी एक्सिस, दिस इज आवर डी एक्सिस जिसे हम डायरेक्ट एक्सिस बोलते हैं। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पूरा डी एक्सिस हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा फिर से अगेन डी एक्सिस, दिस इज आवर डी एक्सिस। उसके बाद अगर मैं ये टोटल कहती, ये मैं टोटल कहती यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा होता 360 डिग्री मैकेनिकल, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक हमें पता है एडजेसेंट, हमें ये मालूम है कि एडजेसेंट पोल के सेंटर से अगर हम डिस्टेंस लेंगे, यहाँ से इसके सेंटर से इस पोल का डिस्टेंस लेंगे, एडजेसेंट मतलब जस्ट बगल वाले का डिस्टेंस हम लेते हैं, तो ये इसे हम बोलते हैं 1 पोल पिच इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल आता है, ठीक है। ये समझ में आया। सिमिलरली हमारा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिर से 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, क्योंकि अगल बगल वाला पोल के डिस्टेंस को देखना है। और यहाँ से भी यहाँ क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक भी हो जाएगा हमारा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अगर मैं टोटल देखूँ तो यहाँ पर हमारा टोटल 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री मैकेनिकल इक्वल टू 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल आ रहा है। देख लीजिए, कहीं डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। यहाँ से यहाँ तक हमारा, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो इसके अगर मैं बीचों बीच देखूंगी तो हमारा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा जो क्यू एक्सिस आएगा वो कुछ इस एक्सिस के अराउंड आएगा। दिस इज आवर क्यू एक्सिस, ठीक है। दिस इज आवर क्यू एक्सिस, दिस इज आवर क्यू एक्सिस, quadrature axis, and also this is our q axis। देख लीजिए ये पूरा हमारा 4 पोल का हमारा सेलिएंट पोल रोटर है, जिसमें मैंने 4 पोल कंसिडर किया है, नॉर्थ साउथ। अगर मैं 1 रिवॉल्यूशन की बात करूं तो ये हमारा होता है, देखिए ये 90 90 90 90 360 डिग्री मैकेनिकल होता है।
लेकिन हम हमेशा इलेक्ट्रिकल में बात करते हैं क्योंकि मशीन में हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एंगल भी देखना होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेंटर का लेते हैं तो हम इसे बोलते हैं पोल पिच। वन पोल पिच इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के बराबर होता है। यहाँ से यहाँ देखें तो ये 180 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ देखिए अगेन 180 डिग्री एंड देन अगेन 180 डिग्री। टोटल जब आप करेंगे तो ये 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल बनेगा। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री मैकेनिकल इक्वल टू 720 इलेक्ट्रिकल। अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल है तो अगर इसका मैं बीच वाला पॉइंट लूँगी, सेंटर से अगर मैं पास करूँगी एंगल को, तो 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा। और जैसा कि मैंने कहा डी एक्सिस और क्यू एक्सिस एक दूसरे के 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल में प्लेस किए जाते हैं, इसीलिए ये हमारा एक्सिस बनेगा क्यू एक्सिस। सिमिलरली ये हमारा क्यू एक्सिस हो गया। सिमिलरली दिस इज आवर क्यू एक्सिस एंड लास्ट दिस इज आवर क्यू एक्सिस। क्वाड्रेचर मतलब 90 डिग्री होता है। तो ये देखिए ये पूरा डायग्राम हमारा क्या हो जाएगा, 4 पोल सेलिएंट रोटर का हो गया, जिसमें कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे अलोंग डी एक्सिस, फिर से यहाँ हमारा क्या है, मिनिमम एयर गैप है, यहाँ पर मिनिमम एयर गैप है, यहाँ पर मिनिमम एयर गैप है, यहाँ पर मिनिमम एयर गैप है। अगर मैं क्यू एक्सिस के अराउंड देखूँ, इसे हम बोलते हैं इंटरपोलर रीजियन, और यहाँ पर हमारा देखिए एयर गैप आ रहा है मैक्सिमम। तो डेफिनेटली हमारा 2 रिएक्टेंस आएगा पिक्चर में, एक XD आएगा और एक XQ आएगा, जो वहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग इफेक्ट आपका डी एक्सिस में आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे फील्ड पोल्स लगे हुए हैं, इसीलिए मैं वहाँ पर लिखी हूँ मैक्सिमम EMF अलोंग डी एक्सिस एंड मिनिमम EMF अलोंग द क्यू एक्सिस। और रिलक्टेंस हमारा प्रोपोर्शनल होता है एयर गैप के, ठीक है। तो जितना ज़्यादा क्या हो जाएगा, जितना कम एयर गैप होगा रिलक्टेंस उतना ही कम होगा। और मैं बोलूँगी जितना ज़्यादा हमारा रिलक्टेंस कम होगा फ्लक्स ज़्यादा होगा और वहाँ का रिएक्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ मैं रब कर रही हूँ और रिएक्टेंसेस क्या क्या आएंगी वो चीज़ मैं अब आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा अभी आप लोगों के सामने, रिलक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर गैप। एयर गैप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर गैप कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा मैं एयर गैप को बढ़ाऊंगी, जितना ज़्यादा हमारा एयर गैप होगा उतना ही मैं बोल सकती हूँ कि रिलक्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। कुछ गलत लिखा है क्या, रिलक्टेंस ज़्यादा होगा। दिस आवर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखिए, द सेकेंड पॉइंट इज दैट जब आप मैग्नेटिक सर्किट पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक रिलेशन देखेंगे, लॉ मैग्नेटिक ओम्स लॉ इन मैग्नेटिक सर्किट हमारा होता है फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स फाई इज इक्वल टू MMF अपॉन में रिलक्टेंस होता है, ठीक है। फ्लक्स इज इक्वल टू MMF अपॉन में रिलक्टेंस होता है। तो यहाँ से मुझे बताइए फ्लक्स और रिलक्टेंस जिसे हम बोलते हैं S, उसका क्या रिलेशन आ रहा है, देखिए कि इन्वर्स रिलेशन में आ रहा है। तो फ्लक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू S, ये बोल सकती हूँ मैं। और ये बोल सकते हैं कि रिलक्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे फ्लक्स सेटअप क्या हो जाएगा, फाई हमारा फाई कम होगा। सिमिलरली अगर रिलक्टेंस कम होगा तो फ्लक्स सेटअप क्या हो जाएगा, हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है। फ्लक्स सेटअप ज़्यादा होगा, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट देखिए, इसकी वजह से हमारा जो आर्मेचर रिएक्शन है अलोंग डी एक्सिस इज मोर। आर्मेचर रिएक्शन अलोंग डी एक्सिस ज़्यादा होगा तो मैं ये कह सकती हूँ, जिसे हम एक और नया टर्मिनोलॉजी बताएंगे XAD और इज ग्रेटर देन XAQ। एक नया टर्मिनोलॉजी है रिएक्टेंस, ठीक है। इसे रब कर देते हैं यहाँ पर। देखिए XAD रिएक्टेंस ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन अलोंग डी एक्सिस
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर एक्स ए डी को मैं डिफाइन कर दे रही हूँ, ये हमारा हो जाएगा रिएक्टेंस ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन along d axis, and second XAQ is reactance due to armature reaction along Q axis। ठीक है, समझ में आया? ये हम लोगों का XAD और XAQ है। उसके बाद एक हम जैसे कि XD मैंने डिफाइन किया था और XQ मैंने डिफाइन किया था, ये हमारा टोटल रिएक्टेंस होता है along D एक्सिस पे, एंड सेकेंड दिस इज रिएक्टेंस along Q एक्सिस, ये टोटल रिएक्टेंस है। तो अगर हम अब दोबारा बात करेंगे रिएक्टेंसेस का सेलिएंट पोल के केस में, तो कभी भी हम सिंगल रिएक्टेंस की बात नहीं करेंगे, XD और XQ को हमेशा लेकर के चलेंगे हम। यहाँ पर हमारा जो XD होता है, देखिए XAD प्लस XL होता है, एंड XQ इज इक्वल टू XAQ प्लस XL। लीकेज रिएक्टेंस का कंसेप्ट आपके पास हमेशा रहने वाला है, क्योंकि हमारा क्या होता है, एयर गैप का कंसेप्ट आ जाता है, देख लीजिए। और हमारा इसलिए देखिए ये ज़्यादा है, XL तो हमारा फिक्स रहेगा दोनों में, XL XAD ज़्यादा XAQ के कंपेयर में, तो यहाँ से मैं बोलूँगी XD इज ऑलवेज ग्रेटर देन IXQ। ठीक है, XD हमेशा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू XQ। तो फर्स्ट नोट पॉइंट तो आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। जब भी कभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से, तब भी आप वैल्यू देखेंगे हमेशा XD की वैल्यू XQ से ज़्यादा दी रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर XD आपका 1 पर यूनिट दिया रहा, तो डेफिनेटली आपका XQ उससे कम होगा, 0.7 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, 0.9 हो सकता है। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो हमारा केस हो जाएगा सिलेंड्रिकल रोटर का। समझ में आया? इसलिए यहाँ पर XD ग्रेटर होता है XQ। तो ये देखिए, ये पूरा कंसेप्ट हमारा दो रिएक्टेंस के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए हम इस थ्योरी को बोलते हैं टू रिएक्टेंस थ्योरी, या फिर ब्लॉन्डल्स थ्योरम भी बोलते हैं, क्योंकि एयर गैप का कंसेप्ट आता है, टू रिएक्टेंस का कंसेप्ट आता है। अब यहाँ पर और एक पॉइंट आप देख लीजिए, अभी तक आपने सिंगल आर्मेचर करंट पढ़ा होगा IA, ठीक है, IA पढ़ा होगा अभी तक सिलेंड्रिकल रोटर में, क्योंकि रिएक्टेंसेस चेंज हो गए हैं, हमारे रिएक्टेंस चेंज हो गया है, तो डेफिनेटली हमारा आर्मेचर करंट भी क्या होगा, दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। दो कंपोनेंट में डिवाइड होता है क्योंकि हमारा रिएक्टेंस अलग है, तो एक होता है ID और एक होता है IQ। डायरेक्ट एक्सिस आर्मेचर करंट का कंपोनेंट है, इसे भी मैं डिफाइन करना चाहूँगी यहाँ पर। तो इतना सब आप अच्छे से नोट डाउन करिए। अगर ये आप नहीं समझेंगे तो आपसे न्यूमेरिकल या फिर MCQs क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ज़रूरी है आप लोगों को ये चीज़ें समझना। तो ये IA कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट, ID एंड IQ। ठीक है, अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो अलोंग दिस एक्सिस, जिसे हम बोलेंगे D एक्सिस, यहाँ का करंट हमारा होता है ID, ठीक है, और क्वाड्रेचर कंपोनेंट है तो इसके परपेंडिकुलर पे हमारा क्या हो जाएगा, Q एक्सिस, और जो करंट आएगा उसे हम बोलेंगे IQ। देख लीजिए, ये आप लोगों को हेल्प करेगा आपके फेजर डायग्राम ड्रॉ करने में। लैगिंग लीडिंग के केस में जब आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तब वहाँ को इन दोनों का वेक्टर एडिशन जब आप करेंगे, फेजर एडिशन, तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा IA। देख लीजिए अच्छे तरीके से, along D axis the current component is ID, along Q axis the current component is IQ। जब आप इसका फेजर एडिशन लेंगे तो यहाँ से इसको एक्सटेंड करिए, यहाँ से इसको एक्सटेंड करिए और मिलाएंगे तो ये हमारा होता है आर्मेचर करंट। ठीक है, तो IA इज आवर आर्मेचर करंट, ID is our component of armature current, along D axis,
ठीक है, देख लीजिए डी एक्सिस एंड आई क्यू इज कॉम्पोनेंट ऑफ करंट, आर्मेचर करंट along Q axis। ठीक है, जब आप EMF देखते हैं तो EMF का एक्सिस हमेशा Q एक्सिस पे होता है, तो यही एक्सिस EMF का होगा। और जैसा कि मैंने डिस्कस किया था साई, ये चीज़ मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था, साई इसे हम बोलते हैं इंटरनल पावर फैक्टर एंगल, इंटरनल पावर फैक्टर एंगल जिसे हम बोलते हैं साई। तो ये हमारा इन दोनों के बीच का एंगल को बोलेंगे हम साई। अब इस ट्राइंगल में ओ ए बी, यहाँ से ये ट्राइंगल देखिए, और ये हमारा हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। दिस इज आवर बेस एंड दिस इज आवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से जब आप इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, देख लीजिए साई, दिस इज आवर करंट आई ए, ठीक है, दिस इज आवर करंट आई क्यू एंड दिस इज आवर करंट आई डी। यहाँ पर आएगा आपका आई ए साइन साई, ठीक है, साइन साई, तो ये आपका हो जाएगा आई डी एंड आई क्यू इज इक्वल टू आई ए कॉस साई। देख लीजिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। परपेंडिकुलर में मैंने लिया है आई डी, इसी ट्राइंगल को मैंने सीधा करके ड्रॉ किया है और ये हमारा देखिए आई डी है, तो ये भी हमारा हो जाएगा आई डी और ये बेस हमारा हो जाएगा आई क्यू। तो ये परपेंडिकुलर को मैंने आई डी लिया है और बेस को मैंने आई क्यू लिया है, थोड़ा सा इसको सीधा किया है ट्राइंगल को, इसीलिए ऐसा बनेगा। तो यहाँ से हमारा जो कंपोनेंट आई डी आ रहा है वो आई ए साइन साई आ रहा है और आई क्यू आ रहा है वो आई ए कॉस साई आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा आर्मेचर करंट जो आएगा वो होता है अंडर रूट ऑफ दोनों का फेजर एडिशन, आई डी स्क्वायर प्लस आई क्यू स्क्वायर। तो ये देखिए, ये पूरा मेरा 2 रिएक्टेंस थ्योरी कंप्लीट होता है। बहुत अच्छे तरीके से देखिए, मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। जितना भी मैंने मेन पॉइंट डिस्कस किया है आप उतना अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फेजर डायग्राम, वो चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ इस चीज़ को अच्छे से समझिए, ये फेजर डायग्राम को, एक्स डी एक्स क्यू को आप अच्छे से समझिए। अगर ये सब समझेंगे तभी आप लोग फिर आगे पावर डेवलप्ड देख पाएंगे और उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, देखिए फेजर डायग्राम। इतना नोट डाउन कर लीजिए, 2 रिएक्शन थ्योरी। कई बार क्या होता है मेंस में जब आप जाते हैं तो वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ 2 रिएक्टेंस थ्योरी या फिर एक्सप्लेन ब्लॉन्डल्स थ्योरम, ऐसा बोल देता है क्वेश्चन। वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। जितना ज़्यादा आप थ्योरी लिखेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, मिनिमम थ्योरी अच्छे से लिखिए और मैक्सिमम आप डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये मैं रब कर देती हूँ। नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो देखिए होगा ऑल्टरनेटर के लिए फेजर डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको पूछा जाएगा और आप लोगों को पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप फॉर्मूला भले याद रख लीजिएगा। बट अगर मैं देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दूँ और मैं बोल दूँ कि ये लैगिंग पावर फैक्टर का सेलिएंट पोल का फेजर डायग्राम है, तो आप लोगों को कभी भी समझ में नहीं आएगा, फॉर्मूला कभी भी आप याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है। आते हैं हमारे फेजर डायग्राम में। इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। सेकंड आप डालिए, देखिए 2 रिएक्टेंस थ्योरी ऑफ सेलिएंट पोल मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड हम आते हैं हमारे फेजर डायग्राम में। ये हो गया हमारा फेजर डायग्राम। किसका ड्रॉ कर रहे हैं ये भी लिख लेते हैं। फेजर डायग्राम ऑफ एन ऑल्टरनेटर, ठीक है। किस पावर फैक्टर के लिए, यहां पर लिख लेते हैं लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए।
तो मैं लैगिंग पावर फैक्टर को एक्सप्लेन करूँगी बहुत ही अच्छे तरीके से, धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है फेजर डायग्राम में, और थोड़ा सा टफ होने वाला है ये फेजर डायग्राम। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले सुनना है, फिर ड्रॉ करना है, और उसके बाद मैं फॉर्मूला लिखाऊंगी, उसको आपको याद करना है, प्रैक्टिस करनी है, और सेकंड केस आप मुझे बताएंगे लीडिंग पावर फैक्टर का और यूपीएफ का। तो यहाँ पर हम लैगिंग पावर फैक्टर पहले ड्रॉ करेंगे, आप मुझे बताने वाले हैं लीडिंग पावर फैक्टर, और अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आप लैगिंग पावर फैक्टर पढ़ के उसका आप फाइनल फॉर्मूला याद कर लीजिए लैगिंग लीडिंग के लिए। आइए देखते हैं, पहले हेडिंग डाल लीजिए, फिर हम एक एक करके फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखिए पहले मैं क्या कर रही हूं, पहले मैं एक्सिस ड्रॉ कर लेती हूं। पहले मैंने एक्सिस ड्रॉ कर लिया, देख लीजिए ये हमारा, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया, क्यू एक्सिस है, और ये हमारा हो जाएगा डी एक्सिस। दिस इज ऑल्सो आवर डी एक्सिस, ठीक है, डी एक्सिस है। उसके बाद मैं एक वोल्टेज का फेजर लेती हूँ। तो देखिए मैंने ये वेक्टर ड्रॉ किया वोल्टेज के लिए, जिसे मैं बोल दे रही हूँ कैपिटल V, टर्मिनल वोल्टेज है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ओके। उसके बाद मैंने देखिए लैगिंग का केस लिया हुआ है, तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि अगर वोल्टेज मान लीजिए यहाँ बन रहा है, तो लैगिंग का केस हमेशा यहाँ पर बनेगा, उसके नीचे यहाँ पर हमारा कुछ फाई एंगल से कि लैग करेगा। पहले वोल्टेज आ रहा है, बाद में हमारा क्या आ रहा है, करंट आ रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं लैगिंग पावर फैक्टर। ये बिल्कुल बेसिक है, इतना आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर सेकेंड स्टेप, IA को ड्रॉ करना, देख लीजिए। ये मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अच्छे से स्केल से ड्रॉ करिएगा, अदरवाइज थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा आप लोगों से। ये हमने ड्रॉ किया IA, दोनों के बीच का एंगल जैसे कि हमें पता है पावर फैक्टर एंगल होता है फाई, ठीक है। फाई इज द पावर फैक्टर एंगल बिटवीन द वोल्टेज, और कैसा, वो भी फेज और करंट का होता है। फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का एंगल को हम बोलते हैं फाई, पावर फैक्टर एंगल। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप देखिए, ये हमारा करंट IA है, V के साथ जब ये जुड़ेगा, V के साथ IA RA, क्योंकि हमारा रेजिस्टिव कंपोनेंट में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आता है, तो इसे हम बोलते हैं IA RA कंपोनेंट, IA RA ड्रॉप। ये देखिए बिल्कुल ऐसा होगा। ये आप स्केल को पैरेलली लेके जाइएगा, तो ये आप ड्रॉ करके देखेंगे, ये आपका हो जाएगा IA RA। समझ में आया, IA RA हो जाएगा। अब उसके बाद आप लोगों को इसका दो कंपोनेंट होगा, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, IA का आपका दो कंपोनेंट होगा, ID और IQ, ठीक है, ID IQ। यहाँ से जब मैं इसको नीचे प्रोजेक्ट करूँगी तो हमारा ये आएगा ID करंट अलोंग द D एक्सिस। सिमिलरली अगर मैं इसको अलोंग Q एक्सिस प्रोजेक्ट करूँगी तो ये हमारा करंट आएगा IQ। देख लीजिए, ये ID है, ये IA है, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट बनेगा, देख लीजिए, ये वाला जो छोटा वाला ट्राइंगल मैं बना रही हूँ कंपोनेंट, ये हमारा बनेगा ID RA। देख लीजिए अलोंग D एक्सिस है, RA का ही मैं कंपोनेंट ले रही हूँ, तो ये ID RA हुआ, और ये वाला कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, IQ RA, IQ RA। ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। अब इसके बाद अगर ये ID है, ID RA है ये, तो इसका अगर मैं 90 डिग्री पे अगर मैं ज्वाइन करना चाहूँ तो 90 डिग्री पे हमारा कंपोनेंट जो आएगा वो हो जाएगा ID XD। देख लीजिए, अगर RA मान लीजिए यहाँ पर है, तो X वाला कंपोनेंट हमेशा उसके 90 डिग्री पे होता है। वही चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ID हमारा इस डायरेक्शन में है, देख लीजिए, तो उसके परपेंडिकुलर में हमारा ID XD होगा,
और आई क्यू आर ए यहाँ पर है, तो उसके परपेंडिकुलर में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई क्यू एक्स क्यू। इतना बस आप अगर समझ गए तो अब कुछ नहीं है फेजर डायग्राम में, देख लीजिए। फिर से यहाँ तक मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने वोल्टेज का फेजर लिया है, लैगिंग का केस है इसीलिए मैंने आई ए लैग पे बनाया है, फाई एंगल पे। आई ए के दो कंपोनेंट होंगे, अगर आप डी एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये आई डी बनेगा, क्यू एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आई क्यू बनेगा। उसके बाद ये आई ए है तो वी के साथ ये आई ए आर ए ड्रॉप ऐड हो जाएगा। आई ए आर ए है, आर का दो कंपोनेंट बनेगा, देखिए अलॉन्ग डी एक्सिस में आई डी आर ए बनेगा, अलॉन्ग क्यू एक्सिस में आई क्यू आर ए बनेगा। यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद हमारा आई डी आर ए के परपेंडिकुलर में जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन आई डी एक्स डी बनेगा, और इसके परपेंडिकुलर में जब आप ड्रॉ करेंगे आई क्यू आर ए के तो ये हमारा आई क्यू एक्स क्यू, ये सारे ऐड होते जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है ईएमएफ इन सब का वेक्टर एडिशन होता है, फेजर एडिशन। तो यहाँ अलोंग इस एक्सिस में हमारा ईएमएफ ई मिलने वाला है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ई। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो ये फेजर एडिशन हो जाएगा। अब कुछ मैं इसके बाद एक्सटेंड करूंगी हम लोगों को फॉर्मूला डराइव करने के लिए, वो चीज़ आप ज़रा समझिएगा। यहाँ से यहाँ तक E और V के बीच का एंगल हम कंसिडर करते हैं, देखिए डेल्टा। डेल्टा कंसिडर करते हैं जिसे हम बोलते हैं टॉर्क एंगल और लोड एंगल। और E और IA के बीच का एंगल होता है साई, देख लीजिए साई। अब आपको क्या करना है, ट्राइंगल को ड्रॉ करना है। देख लीजिए ये ट्राइंगल आप लोगों को एक्सटेंड करना है। ठीक है, ये ट्राइंगल आप लोगों को एक्सटेंड करना है, अच्छे से एक बार देख लीजिए पहले। इस वाले कंपोनेंट को भी आप ये सब स्केल से जब आप करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये ट्राइंगल का नाम डाल लीजिए ओ ए बी, ओ ए बी, यानी कि हम कंसिडर करेंगे साई वाला कंसेप्ट। देख लीजिए, यहाँ जब आप कैलकुलेट करेंगे वैल्यू तो ये हो जाएगा हमारा आई ए एक्स क्यू। ठीक है, आई ए एक्स क्यू आपका आएगा आंसर। यहाँ पर इसका इतने का मैग्नीट्यूड, यहाँ से लेके यहाँ तक का मैग्नीट्यूड आएगा। अब देखिए एक और चीज़ मैं यहाँ एक्सटेंड कर रही हूँ, जिसे मैं बोल दे रही हूँ सी डी। ट्राइंगल ओ सी डी का एंगल आप देखिए फाई है। ये हमारा क्या है, बेस है। तो बेस वाला कंपोनेंट हमेशा होता है V का कंपोनेंट हो जाएगा V cos फाई, और ये परपेंडिकुलर वाला जो हमारा कंपोनेंट है इतना, ये हमारा हो जाएगा V sin फाई। परपेंडिकुलर वाला हमेशा हमारा V sin फाई होता है। समझ में आया इतना? और इस ट्राइंगल में आप लोगों को V sin पता चल गया है, इतना कंपोनेंट आई ए एक्स क्यू है। यहाँ से यहाँ तक का भी पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा आई ए आ रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आई ए आर ए हो जाएगा। अच्छे से एक बार थोड़ा सा आप बनाएंगे तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। पहला मैं ले रही हूँ, देखिए फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट लिखना चाहूँ इसमें तो आई डी इज इक्वल टू आई ए साइन साई, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया। आई क्यू इज इक्वल टू आई ए कॉस साई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फाई। देखिए कि साई बड़ा वाला एंगल है, छोटा वाला एंगल फाई है, और उससे ये वाला एंगल है डेल्टा। तो ये डिफाइन कर देते हैं। साई एंगल किसके किसके बीच का है, ई और आई ए के बीच का है, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। इंटरनल पावर फैक्टर एंगल। सेकेंड, डेल्टा हमारा एंगल होता है ई और वी के बीच का, जिसे हम बोलते हैं टॉर्क एंगल। और फाई तो आप लोगों को पता ही है, फाई तो आप लोगों को पता ही है, यहाँ से हमारा पावर फैक्टर एंगल है।
तो इस वाले कंसेप्ट से आप लोगों को देखिए आ रहा है यहाँ पर साई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस फाई, डेल्टा प्लस फाई। इसे आप कुछ इस तरीके से याद करिए प्लस माइनस फाई से। ये हमारा थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है। प्लस अभी हमने देखा लैगिंग के लिए, माइनस आएगा लीडिंग के लिए। देख लीजिए माइनस आएगा आपका लीडिंग के लिए। तो यही मैं बोल रही हूँ, आप लैगिंग के लिए अच्छे से पढ़िए, लीडिंग के लिए आप फॉर्मूला याद रख लीजिए। और आप मुझे ये भी बताइए फेजर डायग्राम आप ट्राई करके देखिए, जो मैं यहाँ फॉर्मूला लिखूंगी वो एग्जैक्टली ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ से देखिए आप, थर्ड पॉइंट आप देखिए, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ, ट्राइंगल यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है ये, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, इस पॉइंट को भी हम मार्क कर लेते हैं, सी डी ई। टेन साई इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, देख लीजिए कभी भी टेन फाई या टेन थीटा लेते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारा यहाँ पर देखिए ए बी अपॉन में ओ बी। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बेस हो गया। लेकिन आप ए बी को और क्या लिख सकते हैं, ए बी कैन बी रिटन एज अ ए ई प्लस ई बी डिवाइडेड बाई ओ बी को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ओ डी प्लस डी बी। देख लीजिए मैंने कहीं कुछ रॉन्ग तो नहीं लिखा है, एक बार आप चेक करके कमेंट में बताइए ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। ए ई प्लस ई बी अपॉन में ओ डी प्लस डी बी। वैल्यू निकाल लेते हैं, टेन साई इज इक्वल टू, ए की वैल्यू मैंने क्या लिखा हुआ है देखिए एक्स ए आई ए एक्स क्यू, और ई बी का वैल्यू मैंने लिखा हुआ है देखिए वी साइन फाई। तो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से लिखा रहता है बुक में, वी साइन फाई प्लस में आई ए एक्स क्यू अपॉन में नीचे वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा देखिए वी कॉस फाई प्लस उतना कितना है आई ए आर ए। तो देखिए यही आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, देख लीजिए। इस पे आप ट्रिपल स्टार मार्क करके रखिए इस फॉर्मूले पे। अगर आपसे कभी न्यूमेरिकल आता है मेंस में, ऑल्टरनेटर का केस आता है, तो लैगिंग पावर फैक्टर में आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए यहाँ स्पेसिंग का प्रॉब्लम है, ये सब मैं मिटा रही हूँ, अदरवाइज मैं लिख नहीं पाऊंगी। और ये फेजर डायग्राम भी मिटा नहीं सकते क्योंकि अभी आप लोगों को ईएमएफ इंड्यूस्ड बचा हुआ है कैलकुलेट करने के लिए। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट आप देखिए, टेन साई इज इक्वल टू वी साइन फाई प्लस माइनस आई एक्स क्यू अपॉन में वी कॉस फाई प्लस आई ए आर ए। ये मैंने नया फॉर्मूला इसलिए लिया है, ये सब ऑल्टरनेटर का केस मैं बता रही हूँ। देखिए मोटर का केस मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है, मोटर का केस भी फॉर्मूला में चेंजेस आता है। प्लस फॉर लैगिंग एंड माइनस फॉर लीडिंग, दिस इज आवर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सिर्फ ये मैंने ऑल्टरनेटर का केस बताया है। देखिए मैं फिर से बार बार बोलना चाहूँगी, मोटर अभी मैंने नहीं बताया है, ऑल्टरनेटर बताया है। लैगिंग लीडिंग का केस मैंने बता दिया है। यूपीएफ का आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए फॉर्मूला। जब आप यूपीएफ कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस फाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉस फाई इज इक्वल टू 1, तो साइन फाई उस केस में क्या हो जाएगा 0, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, वापस आते हैं इस फेजर डायग्राम में। अब हम लोगों को ईएमएफ कैलकुलेट करना पड़ता है। सिलिंड्रिकल में जब आप कैलकुलेट किए थे तो मैंने वहां पर फॉर्मूला बताया था, E इज इक्वल टू रूट ओवर में वी कॉस फाई प्लस आई ए आर ए होल स्क्वायर प्लस वी साइन फाई प्लस माइनस आई ए
आई ए एक्सेस का होल स्क्वायर, प्लस बताया था लैगिंग के लिए एंड माइनस बताया था लीडिंग के लिए। तो वहाँ पर वैलिड था जब हम सिलेंड्रिकल रोटर पढ़ रहे थे। यहाँ पर हमारा आई ए एक्स क्यू का कंसेप्ट आता है। ये टोटल ई किसके किसके बराबर हो जाएगा, पहले ये देख लेते हैं। देखिए, इसको आप इधर एक्सटेंड करिए, ये वाले को आप इधर एक्सटेंड करिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा देख लेते हैं। देखिए, ये एंगल बना रहा है यहां से, इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं, ये वाले ट्राइंगल में ओ एफ सी में अगर मैं देखूं तो डेल्टा एंगल बना रहा है, और डेल्टा एंगल इस एक्सिस से बना रहा है। तो जिस एक्सिस से हमारा एंगल बनाता है वो हमारा होता है हमेशा कॉस कंपोनेंट। यहाँ पर आ जाएगा वी कॉस डेल्टा। इतना आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट को देखिए, इतना कंपोनेंट क्या है, देखिए आई क्यू आ रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इतना जी आई क्यू आर ए, देख लीजिए। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो आपको पता है आई डी एक्स डी है, लिख लीजिए फॉर्मूला। ये चीज़ आप मेरे हिसाब से याद नहीं रख सकते हैं, अगर आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो बेटर है। कभी भी मुझे सॉल्व करना होता है तो मैं फटाफट फेजर डायग्राम सॉल्व करके आंसर निकाल लेती हूँ। E इज इक्वल टू वी कॉस डेल्टा प्लस आई क्यू आर ए प्लस आई डी एक्स डी। देख लीजिए, ये हमारा एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये हमारा एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर फिर से मैं देखिए यहाँ पर प्लस माइनस लिख रही हूँ। अगर प्लस लेंगे तो लैगिंग का केस बनेगा, माइनस लेंगे तो लीडिंग का केस बनेगा। यहाँ पर मैं दोबारा से लिखना चाहती थी लेकिन स्पेसिंग का प्रॉब्लम है अभी, तो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर ही प्लस माइनस कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे इतना प्लस माइनस कहाँ पर याद रखें, तो मैं याद रखने का तरीका आपको बताती हूँ। कहीं भी आरे वाले कंपोनेंट पे आपको प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आरे वाला हमेशा अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा। यहाँ पर हमारा देखिए वी कॉस पाई प्लस आई आर ए को कुछ नहीं आपने छेड़ा, यहाँ पर भी आरे वाले कंपोनेंट को आपने प्लस माइनस में नहीं चेंज किया। जो बचा वाला कंपोनेंट है आप उसमें क्या कर सकते हैं, एक्स क्यू एक्स डी वाले में प्लस माइनस कर सकते हैं, प्लस लैगिंग के लिए और माइनस लीडिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पर तक हम लोगों ने ई निकाल दिया, टेन साई निकाल दिया, ये भी बता दिया लैगिंग और लीडिंग का क्या हो जाएगा हमारा। देख लीजिए अच्छे तरीके से, देख लीजिए। इसके बाद अगर आप ये अच्छे से समझ गए होंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना पड़ेगा मेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लोगों को ये फेजर डायग्राम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन एक एक चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो दोबारा से वीडियो देखें, दोबारा से अच्छे से सॉल्व करें और बताएं कि कैसा होता है। लीडिंग के लिए भी आप ट्राई करें, ठीक है। लीडिंग के लिए भी आप ट्राई करिए, उसके बाद आप मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो ये देखिए, ये हमारा होता है फेजर डायग्राम का पूरा कंसेप्ट। अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करिए, उसके बाद अगर ये समझ जाएंगे आप तो हम तभी स्लिप टेस्ट आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ आप लोगों को समझनी है क्योंकि जब पावर डेवलप्ड हम देखेंगे वहाँ पर भी इस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट होगी, ओके। ये सारा कुछ मैंने डिस्कस किया है। देखिए, सिंक्रोनस जनरेटर या फिर ऑल्टरनेटर के लिए, मोटर के लिए मैंने अभी नहीं बताया है, तो इसे आपको अच्छे से समझना है। ऐसा ना हो कि आप मोटर में ये फॉर्मूला पुट कर दे और आंसर ला दे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। रब कर रही हूँ मैं, देखिए रब कर रही हूँ और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा एक्स डी एक्स क्यू का कंसेप्ट क्या है, आई डी आई क्यू का कंसेप्ट क्या है। तो थोड़ा सा लेंदी है टॉपिक लेकिन इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो कभी भी आप याद नहीं रख सकते हैं ये फॉर्मूले को। अच्छे से समझिए, सॉल्व करिए, मज़ा आएगा आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा स्लिप टेस्ट। स्लिप टेस्ट
इससे पहले मैं एक बार फॉर्मूला पूरा लिख देना चाह रही हूँ। एक तरफ लैगिंग और लीडिंग का लिख लीजिए यहाँ पर फॉर्मूला। पहला यहाँ पर ऑल्टरनेटर एट लैगिंग पावर फैक्टर एंड ऑल्टरनेटर एट लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक है, एक एक करके आते हैं। अगर आप लास्ट में अगर ये स्क्रीनशॉट ले लेते हैं यहाँ पर फाइनल फॉर्मूला कहीं पेज में लिख लेते हैं तो आपको इतनी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार ये समझ लेंगे तो न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगी। पहला फॉर्मूला साई इज इक्वल टू डेल्टा प्लस फाई। सेकेंड आई डी इज इक्वल टू आई ए साइन साई। ठीक है। सेकेंड आई क्यू इज इक्वल टू आई ए कॉस साई, थर्ड फॉर्मूला। उसके बाद टेन साई इज इक्वल टू वी साइन फाई प्लस आई क्यू आई ए एक्स क्यू अपॉन वी कॉस फाई प्लस आई ए आर ए। आई होप यह फॉर्मूला करेक्ट लिखा है मैंने, चेक कर लीजिएगा। ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला E इज इक्वल टू वी कॉस डेल्टा प्लस आई क्यू आर ए प्लस आई डी एक्स टी। देख लीजिए, अगर मैं आर ए को नेग्लिजिबल करती हूँ, आर ए नेग्लेक्टेड, उस केस में क्या फॉर्मूला बन जाएगा ये आप मुझे बताइए। टेन साई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए ये टर्म इग्नोर हो जाएगा, आर ए मैंने नेग्लेक्ट किया था, तो इसमें बनेगा हमारा वी साइन फाई आई ए एक्स क्यू अपॉन में वी कॉस फाई। ठीक है, देख लीजिए यहाँ भी अगर आप आर ए को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये टर्म हट जाएगा। ये हो गया हमारा लैगिंग का केस, पूरा फॉर्मूला। इसमें भी देख लेते हैं हम लीडिंग में। लीडिंग ये आपको चेक करना है करेक्ट मैं लिख रही हूँ या नहीं। डेल्टा माइनस फाई, साई इज इक्वल टू डेल्टा माइनस फाई। देख लीजिएगा ये फाई माइनस डेल्टा आपके डायग्राम में आता है, ये डेल्टा माइनस फाई, आई थिंक ये डेल्टा माइनस फाई आएगा। आई डी हमारा सेम आएगा, आई ए साइन साई। आई क्यू इज इक्वल टू आई ए कॉस साई। The third formula is tan psi is equal to V sin phi minus IA x cube upon में V cos phi plus IA RA। ठीक है, देख लीजिए। लास्ट फॉर्मूला फोर्थ वन, E इज इक्वल टू वी कॉस डेल्टा प्लस आई क्यू आर ए माइनस आई डी एक्स टी। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए ये प्री में आपसे कहीं नहीं पूछेगा इतना बड़ा बड़ा लेंथी फॉर्मूला, लेकिन मेंस के लिए आपसे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसीलिए ये टॉपिक मैं कवर करा रही हूँ। अदरवाइज मैं बोल देती आप ये फॉर्मूला रट लीजिए, आपके मेंस के लिए काम आएगा, लेकिन ऐसा सही नहीं है तरीका, क्योंकि आपको समझ में तो आनी चाहिए ये वैल्यू कहाँ से आई है। अगर आप आर ए को इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, तो उस केस में मुझे बताइए टेन साई क्या आएगा। आपका टेन साई आएगा V साइन फाई माइनस आई एक्स क्यू अपॉन में V कॉस फाई, और E की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए E इज इक्वल टू V कॉस डेल्टा माइनस आई डी एक्स टी। तो ये दो फॉर्मूला मैंने डराइव किया है,
जब मैंने आर ए को इग्नोर किया है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कई बार आप लोगों को ये चीज़ इग्नोर की गई, आर ए को इग्नोर किया गया रहता है। तो ये देखिए, ये मैंने अगल बगल में लैगिंग और लीडिंग का केस डिस्कस किया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे स्लिप टेस्ट। छोटा सा टॉपिक है स्लिप टेस्ट, उससे बेस्ड न्यूमेरिकल एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके प्री के पेपर में। सिर्फ आपको फॉर्मूला पढ़ना है, उसके बाद उसकी थ्योरी आप एक बार समझ लीजिए, दूसरी बार आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पूछता है कहीं भी, लेकिन उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, रब कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालना है स्लिप टेस्ट का। स्लिप टेस्ट डालिए। स्लिप टेस्ट डालिए और इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। आता है क्वेश्चन इससे प्री में पेपर, एमसीक्यूज क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आता है, छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो आते हैं अब हमारा स्लिप टेस्ट पे। देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा आज का स्लिप टेस्ट। इस पे आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। आप ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछता है, फॉर्मूला पूछता है। मैं पहले इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करूंगी और ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है वो बताऊंगी, और लास्ट में फिर हम फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला कहाँ से आता है। तो स्लिप टेस्ट, इसे स्लिप टेस्ट देखिए। यहाँ पर हम लोग इस टेस्ट में हम अपने ऑल्टरनेटर को लेस देन सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करते हैं, तो एक स्लिप का कंसेप्ट आता है। स्लिप हमारा होता है NS। देखिए स्लिप जब आप इंडक्शन मोटर में पढ़ेंगे तब वहाँ पर स्लिप का कंसेप्ट आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा होता है NS सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन में सिंक्रोनस स्पीड। परसेंटेज में निकालना है तो आप 100% कर दीजिए। तो यहाँ पर ये स्लिप का कंसेप्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे ऑल्टरनेटर को, हमारे रोटर को सिंक्रोनस स्पीड से कम पे चलाया जा रहा है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं स्लिप टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम अपने रोटर वाइंडिंग को ओपन सर्किट करके रखते हैं। ठीक है, पहला ये हमारा पॉइंट है। फील्ड को हमने किया है ओपन फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, ओपन फील्ड वाइंडिंग, और हम ओपन सर्किट वोल्टेज मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर विच इज V1। दिस इज आवर वोल्ट मीटर। फील्ड को हमने क्या किया है, ओपन करके रखा है। ये हो गया हमारा रोटर साइड का। स्टेटर पे आते हैं तो ये 3 फेज वाइंडिंग है। 3 फेज वाइंडिंग है। 3 फेज वाइंडिंग हम लोगों ने बना लिया। किसी भी दो के बीच में आप एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर लीजिए। ये V1 हम लोगों ने लिया था, तो इसे हम ले लेते हैं V2, और एक एमीटर कनेक्ट कर लेते हैं जिसे हम MA बोलते हैं। करंट हमारा आएगा I। देख लीजिए, कुछ इस तरीके का हमारा कंस्ट्रक्शन होगा स्टेटर का तरफ। पहले आप ये सर्किट डायग्राम अच्छे से समझिए और उसके बाद मैं आगे चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, यहाँ से हम दे देंगे 3 फेज AC सप्लाई। इस वाले टर्मिनल से हम देंगे 3 फेज AC सप्लाई। 3 फेज AC सप्लाई कनेक्टेड रहेगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने रोटर को, रोटर इज रोटेटेड एट अ स्पीड लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड क्यों नहीं रोटेट करते हैं वो मैं बताऊंगी। देखिए ये इसका डायग्राम है। हो सकता है आपको दूसरी बुक में दूसरा डायग्राम देखने को मिले, बट ये मैंने स्टैंडर्ड बुक से लिया है, JB गुप्ता से। इस टाइप का डायग्राम वहाँ पर मेंशन था। ओपन फील्ड वाइंडिंग को शो किया है हम लोगों ने, और विद द हेल्प ऑफ अ वोल्ट मीटर वी कैन मेजर द ओपन सर्किट वोल्टेज। वोल्ट मीटर हमने V2 कनेक्ट किया और एक हमने एमीटर कनेक्ट किया है करंट को मेजर करने के लिए। जो आर्मेचर वाइंडिंग से करंट फ्लो होगा उसे मेजर करने के लिए हम लोगों ने लगाया है एक एमीटर। ठीक है, सबसे हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो देखिए 3 फेज हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, कनेक्ट किया गया है, इज अप्लाइड टू द आर्मेचर। फर्स्ट देखिए पहला 3 फेज AC सप्लाई is given to
the armature is given to the armature। और सेकेंड पॉइंट इसमें ये है हमारा कि हम रेटेड वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं, हम जितना भी फुल वोल्टेज अप्लाई करते हैं उतना नहीं करते हैं, उसको रिड्यूस्ड लेस देन द रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। अराउंड 20 to 25% दिया जाता है, पूरा फुल रेटेड नहीं कनेक्ट किया जाता है। इसमें इस टेस्ट में ऐसा परफॉर्म किया जाता है। जब कभी आप लैब में सेमेस्टर में आप परफॉर्म कर रहे होंगे एक्सपेरिमेंट, तो आई थिंक आपने ये किया होगा। यहाँ पर हम लोग reduced voltage that is 20 to 25% of rated value is given, ठीक है, given। और ये हम कैसे कर सकते हैं? with the help of a variac, ठीक है। देख लीजिए, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब आपके मन में ये सोच रहे होंगे, आप सवाल आ रहा होगा कि इसमें हम रिड्यूस्ड वोल्टेज क्यों देते हैं, रेटेड वोल्टेज क्यों हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया है। तो अगर हम लोग रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, मान लीजिए इफ रेटेड वोल्टेज इज अप्लाइड, तब क्या होगा? देखिए फील्ड वाइंडिंग ओपन है, हमारा फील्ड वाइंडिंग ओपन है, तो कोई भी इसमें बैक ईएमएफ नहीं होगा। अगर ईएमएफ नहीं होगा तो जैसा आप इंपॉर्टेंस जानते हैं बैक ईएमएफ का या फिर ईएमएफ का, करंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो अगर हम फुल वोल्टेज अप्लाई कर देंगे और हमारा ओपन सर्किट वाइंडिंग हमारा ओपन है, तब उसका करंट, आर्मेचर करंट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। इफ रेटेड वोल्टेज इज अप्लाइड, then the armature current would be more, then the armature current would be more because बैक ईएमएफ इज 0, क्योंकि फील्ड ओपन है तो कोई भी बैक ईएमएफ नहीं आएगा, इसीलिए हम रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इस टेस्ट में हम कैसे करते हैं? रोटर को हम रोटेट करते हैं एट अ स्पीड लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड, क्योंकि हम लोग अगर सिंक्रोनस स्पीड पे अगर हम चला देंगे तो एमीटर और वोल्टमीटर कोई भी रीडिंग नहीं लेगा। तो इफ द रोटर इज रोटेटेड एट अ सिंक्रोनस स्पीड, there will be no variation variations in ammeter and voltmeter reading, ठीक है। एमीटर और वोल्टमीटर रीडिंग पे कोई भी हमारा क्या हो जाएगा? वेरिएशन ही नहीं होगा। और वेरिएशन नहीं होगा तो आप क्या निकालेंगे? कुछ नहीं निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, देखिए थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझिए। फोर्थ पॉइंट आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम फील्ड को ओपन क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने फील्ड को ओपन इसीलिए किया है, अगर फील्ड वाइंडिंग को ओपन हम नहीं करते तो वहाँ पर हमारा रोटर पोल्स क्रिएट हो जाता, और अगर एक बार रोटर पोल्स क्रिएट हो गया तो वो क्या करेगा? स्टेटर पोल और रोटर पोल आपस में मिल करके फिर वो एक साथ लॉक हो जाएंगे और फिर सिंक्रोनस स्पीड पे हमारा रोटर घूमना शुरू कर देगा। और अगर सिंक्रोनस स्पीड पे फिर से घूमना शुरू कर दिया तो हमारा ये टेस्ट परफॉर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि वोल्टमीटर और एमीटर कोई भी रीडिंग वेरिएशन नहीं देंगे, एमीटर और वोल्टमीटर। समझ में आया? इसीलिए हम लोग रोटर फील्ड वाइंडिंग को ओपन करके रखे हैं। इफ फील्ड वाइंडिंग इज नॉट ओपन, अगर ओपन नहीं होगा तब क्या होगा? देन रोटर पोल्स क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद वो स्टेटर और रोटर का मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे और सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करने लगेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, देन रोटर पोल्स विल फॉर्म एंड then stator poles and rotor poles
will be magnetically lock, हो जाएंगे एंड देन स्टार्ट रोटेटिंग इन एट अ सिंक्रोनस स्पीड, जो हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड पे ये रोटेट होने लगेंगे। तो यहाँ पर यही बेसिक चीज़ें थी जो आप लोगों को समझनी थी अच्छे तरीके से। पहला हम क्या कर रहे हैं, अ 3-phase AC सप्लाई इज गिवन टू द आर्मेचर, then a reduced voltage is connected is given, that is 20 to 25% with the help of a variac. If the reduced voltage is applied, if the rated voltage is applied, तब क्या होगा हमारा, the armature current would be more because the back EMF in case of open circuit is 0, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, reduced voltage apply करते हैं। The next point is that if the rotor is rotated at a synchronous speed, अगर synchronous speed पे rotate करता है then there will be no variation in the ammeter and voltmeter reading। तो आप calculate क्या करेंगे। The next point is that if the field winding is not open, अगर open हम नहीं रखेंगे field winding को, then the rotor poles will form and the stator and rotor pole will be magnetically locked with each other and start rotating at a synchronous speed, which is not our requirement in case of a slip test। तो ये हमारा पूरा हमारा ऑपरेशन होता है, इस तरीके से स्लिप टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, परफॉर्म किया जाता है। और हमारा यहाँ पर जो फ्लक्स है यहाँ पर जो होता है हमारा MMF अपॉन में रिलक्टेंस, वो इसको हमें मेंटेन करके रखना है, कांस्टेंट मेंटेन करके रखना है। और मैं ये बोल सकती हूँ B इज इक्वल टू फाई अपॉन में A होता है, फाई अपॉन में A, और हमारा ये प्रोपोर्शनल होता है V बाई एफ के। तो यहाँ पर हम बोलेंगे फाई प्रोपोर्शनल टू V बाई एफ, और फाई कांस्टेंट है इसीलिए हमारा V बाई एफ रेशियो मेंटेन होगा कांस्टेंट। तो ये कोई इतना ये नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को फ्लक्स को मेंटेन करना है, कांस्टेंट मेंटेन करके रखना है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे अपने बेसिक फॉर्मूला पे। हमारे फॉर्मूले में देखेंगे, अब दो कंडीशन देखिए इसमें आती है हमारी, ये इसका पूरा थ्योरी पार्ट हो गया। इसके अलावा आपको कोई बुक पढ़ने की देखिए ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने पॉइंट लिखाया है उतना ही पॉइंट आपको बुक में भी मिलेगा। दो केस यहाँ पर मेरे को कंसिडर करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट हमारा केस हो जाएगा व्हेन द आर्मेचर पोल्स आर अलाइन along the field along the D axis। Case 1, when armature poles align along D axis, D axis के अलाइन अगर होगा तब क्या होगा, फर्स्ट केस। केस 2, when armature poles align along Q axis, Q एक्सिस के अगर अलाइन होगा तब क्या होगा, ये है। तो मैं फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर हमारा जो डायग्राम बनेगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा स्टेटर, जिसका पोल्स हमारा नॉर्थ और साउथ हो जाएगा। हेडिंग में देखिए व्हेन द आर्मेचर पोल्स लाइन अलोंग द डी एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा रोटर। देख लीजिए ये रोटर है, ठीक है, रोटर है। इसका हमारा अगर नॉर्थ है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, साउथ नॉर्थ। अलोंग डी एक्सिस है हमारा आर्मेचर पोल्स, ये डायग्राम सही है बिल्कुल। और रोटर में हमारा डीसी सप्लाई होगा कुछ इस तरीके से, देख लीजिए इतना। तो ये डायग्राम हो जाएगा व्हेन द आर्मेचर पोल्स अलाइन अलोंग द डी एक्सिस।
यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ पर हमारा एयर गैप क्या होगा, देखिए इस केस में एयर गैप मिनिमम हो रहा है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगी एयर गैप इज मिनिमम। एयर गैप मिनिमम होगा तो रिलक्टेंस भी क्या होगा, रिलक्टेंस भी मिनिमम होगा, रिलक्टेंस इज मिनिमम। अब हमें ये पता है कि हमें फ्लक्स को मेंटेन करना है कांस्टेंट, तो ये बोल सकते हैं टू मेंटेन द कांस्टेंट, टू मेंटेन द फ्लक्स कांस्टेंट, अगर फ्लक्स को आपको कांस्टेंट मेंटेन करना है, यहाँ पर हम बोलेंगे दी आर्मेचर करंट वुड बी मिनिमम। आर्मेचर करंट अगर मिनिमम होगा तो हम बोलेंगे वोल्टेज पर फेस वुड बी मैक्सिमम, वोल्टेज पर फेस विल बी मैक्सिमम। बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरी स्लिप टेस्ट में, और इस केस में हम परफॉर्म करते हैं, ये डी एक्सिस की बात हो रही है, देख लीजिए इसे हम बोलते हैं डी एक्सिस, तो इसीलिए यहाँ पर रिएक्टेंस फॉर्म होगा, उसे हम बोलेंगे एक्स डी। मैक्सिमम वोल्टेज पर फेस अपॉन में मिनिमम करंट पर फेस, ठीक है, मिनिमम करंट पर फेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। अगर न्यूमेरिकल देना होगा तो स्लिप टेस्ट में यहीं से आता है, और इवन आया हुआ क्वेश्चन है ये हमारा एक्स टी। अब कुछ नहीं है, इसका जस्ट ऑपोजिट केस आप यहाँ कर लीजिए, ऑपोजिट केस आप यहाँ कर लीजिए। ये हमारा क्या है टॉपिक, द आर्मेचर पोल्स अलाइन अलोंग दी क्यू एक्सिस। तो यहाँ पर पहले हम ये रोटर पोल बना लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा देखिए डी एक्सिस, और ये वाला हो जाएगा हमारा क्यू एक्सिस, ठीक है, नॉर्थ है एंड ये साउथ है। तो यहाँ पर हमारा क्या है क्यू एक्सिस में अलाइंड है। इस केस में जस्ट इसको आप अपोजिट कर लीजिए, एयर गैप क्या हो जाएगा यहाँ पर मैक्सिमम होगा, और रिलक्टेंस क्या होगा मैक्सिमम होगा, तो एयर गैप इज मैक्सिमम, रिलक्टेंस भी हमारा मैक्सिमम होगा क्योंकि रिलक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एयर गैप। फ्लक्स को हमें करना है कांस्टेंट, मैक्सिमम है तो आर्मेचर करंट को हमें क्या करना पड़ेगा मैक्सिमम, और वोल्टेज हमारा हो जाएगा मिनिमम। तो ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, देख लीजिए। यहाँ से हमें जो रिएक्टेंस मिल रहा है वो एक्स क्यू मिलता है, मिनिमम वोल्टेज पर फेस, मिनिमम वोल्टेज पर फेस अपॉन में मैक्सिमम करंट पर फेस, ठीक है, समझ में आया। ओम्स में इसकी यूनिट होगी, ये आपको समझना है क्योंकि रिएक्टेंस है सिंपली ओम्स में रहेगा। अगर पर यूनिट है तो पर यूनिट में भी कई बार वैल्यू दी रहती है। तो देखिए ये हमारा इंपॉर्टेंट है, आप अगर कहीं फॉर्मूला नोट कर रहे हैं तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वेव फॉर्म भी होता है लेकिन आपकी सिलेबस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मेंस भी पढ़ रहे हैं तो भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आप फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो इसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैक्सिमम वोल्टेज पर फेस इसमें आता है डिवाइडेड बाय मिनिमम करंट पर फेस आता है, ठीक है। तो हम लोग एक बार इसका साइकिल का ऑसिलेशन भी देख लेते हैं, सिंपल सा है, सिंपल है हम लोगों का। सिर्फ आप लोगों को स्लिप फ्रीक्वेंसी देखनी है, देख लीजिए, इसमें इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर पहला हमारा देखिए फर्स्ट जो एक्सिस बनेगा ये सारे विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। ई का हमारा वेव फॉर्म बनेगा, 1 साइकिल के लिए हम बना दिए ये, ठीक है, 1 साइकिल के लिए बना दिए ये, 1 स्लिप साइकिल है हमारा। उसके बाद सेकंड हम जो बनाएंगे वो होगा टर्मिनल वोल्टेज का, जिसे हम बोल दे रहे हैं वीटी का बना रहे हैं। देख लीजिए ये वोल्ट मीटर का रीडिंग हम लोगों ने जो निकाला है, ये देखिए, इसे मैं नीचे ले आती हूँ, सिमिलरली इसे भी नीचे ले आती हूँ, इसे भी ये ले आती हूँ मैं नीचे, और ये लास्ट ये भी, ये 1 साइकिल के लिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ। आप अनदर साइकिल के लिए ड्रॉ करेंगे तो सेम आएगा। ये हमारा है क्यू एक्सिस, डी एक्सिस, क्यू एक्सिस,
डी एक्सिस। समझ में आया? कुछ हमारा इस तरीके का वेव फॉर्म आएगा, देख लीजिए। यहां पर भी ऐसे नीचे भी बनेगा। ठीक है, देख लीजिए कुछ इस तरीके का वेव फॉर्म बनेगा। और इसमें देखिए हमारा क्या है, देखिए मैंने बताया था कि डी एक्सिस के अलोंग हमारा ईएमएफ मैक्सिमम आता है, मैक्सिमम लिया है, क्यू एक्सिस के मिनिमम लिया है, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम। फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाएगी डबल, तो इसे आप अंदर ऐसे प्लॉट कर लीजिए रैंडमली। ये हमारा है एनवेलप, इसे हम बोलते हैं एनवेलप। ठीक है, किसका एनवेलप है? आर्मेचर वोल्टेज का एनवेलप है हमारा। ठीक है, एनवेलप ऑफ आर्मेचर वोल्टेज। फ्रीक्वेंसी है 2 टाइम्स ऑफ स्लिप फ्रीक्वेंसी, ये आप लोगों को बस समझना है, 2 टाइम्स ऑफ स्लिप फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ये। और ये हमारा वो एनवेलप था, ये आर्मेचर वोल्टेज है। ठीक है, अब इस चीज का जस्ट आप अपोजिट कर लीजिए, तो वो आपका आ जाएगा आर्मेचर करंट का। यहाँ पर मैक्सिमम था, इसे मिनिमम बता दीजिए, ऐसे करके आप ड्रॉ कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ स्पेसिंग का है, आगे आप एक्सटेंड कर लीजिएगा। या इसका भी हमारा एनवेलप का 2 टाइम्स ऑफ SF हो जाएगा। इसके लिए हमारा स्लिप फ्रीक्वेंसी होता है, ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से आपका वेव फॉर्म आएगा। ये हमारा एनवेलप है किसका? आर्मेचर करंट का। ये आपका आर्मेचर करंट है, स्पेसिंग नहीं है इसलिए मैं बता दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए ये पूरा हमारा क्या है, पूरा स्लिप टेस्ट जब आप परफॉर्म करेंगे तब इतना देखेंगे। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।